जब तक हम स्टार्ट करते हैं 2 मिनट में ओरिएंटेशन, आप लोग मुझे ना चैट में ये बताओ कि आपका स्टेटस क्या है, अभी आप एसीसीए में रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। क्या कहते हैं, और अगर रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपने उससे पहले क्या किया हुआ है, और अगर रजिस्टर्ड भी हो तो आप पहले क्या करके आए हो, और रजिस्टर्ड हो तो किस एग्जाम पे हो। थोड़ा अपना डिटेल वगैरह सब जरा चैट में मुझे लिख दो, सो दैट मैं उस लिहाज से चीज़ों को जो है आपको गाइड कर सकूँ। ठीक है, सब जरा यार मुझे एक दफा काइंडली सब स्टूडेंट्स ये जरूर बताएं कि आप किस लेवल पे हो, ताकि यार हम लोग उस चीज को उसी लिहाज से लेके चलें, ताकि ये जो मीटिंग है वो आपके लिए बेस्ट रहे, आपको फायदा भी हो। ओके, मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, सही है। और नॉट रजिस्टर्ड इन एसएससी, ओके। एफएससी स्टूडेंट हैं, सही। ठीक है, सही 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 सही। चलो यार स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहले हम थोड़ा इस चीज को समझते हैं कि एसीसीए जो है वो ऑब्वियसली बात है मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए, एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए, ओ लेवल्स ए लेवल्स के बाद ऑब्वियसली स्टार्ट हो सकता है। इट्स टोटली फ्लेक्सिबल डिग्री। पहले हम एसीसीए, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले हम ये चीज समझें कि एसीसीए है क्या। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैट्रिक, इंटर, ओ लेवल, ए लेवल स्टूडेंट कर सकता है, उसके बाद हम देखते हैं फर्दर क्राइटेरिया क्या है, उस पर बात करते हैं। लेकिन अभी पहले हमारा जो मेन फोकस होगा कि एसीसीए एक्चुअल में है क्या। ये मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो एसीसीए में आ रहे हैं, क्या उनको इतना पता है एसीसीए है क्या। ठीक है, जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं एफएससी करता हूँ और मैं कहता हूँ यार मुझे कोई कहता है एसी से कर लो, तो मैं डायरेक्ट जाके एसीसी में एडमिशन ले लेता हूँ। इट्स नॉट द राइट वे। ऑब्वियस सी बात है, एक चीज के नॉलेज के बगैर अगर आप उसमें एंटर हो रहे हो तो वो शॉर्ट टर्म में तो आपको लग रहा है कि आपकी एंट्री आसान है, सारे मामलात हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए वो मसला हो सकता है। वेट लॉन्ग टर्म में आपके लिए मसला हो सकता है। अच्छा, हम ज्यादा, मैंने आपको जैसे पहले बताया, हम ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे ताकि आप लोग भी बोर ना हो, और मैं भी एक प्रिसाइज टाइम में जितना मैक्सिमम प्रोडक्टिव बात बता सकूं बता दूं। सो पूरी मीटिंग में टिल एंड रहना, सो दैट आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। देखो, असल में ना एसीसीए में, एसीसीए है क्या। एसीसीए है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। ये इस डिग्री का नाम है, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, राइट। अच्छा, स्पेलिंग और राइटिंग अपने अपने हैं भाई, स्पेलिंग राइटिंग अपने अपने, उन पे कोई फतवा नहीं है। जस्ट टॉपिक बात समझ आनी चाहिए। अब देखो, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स नाम से पता चल रहा है कि ये कोई अकाउंटेंसी रिलेटेड फील्ड है। इस फील्ड का ताल्लुक अकाउंटेंसी से है, अकाउंटिंग से है, ठीक है। मैंने एक दो स्टूडेंट्स, एक दो नहीं बल्कि काफी स्टूडेंट्स के कमेंट्स में यही देखा कि या तो वो मैट्रिक के बाद आ रहे हैं या वो एफएससी के बाद आ रहे हैं, और नॉर्मली जनरली यही होता है कि बच्चे मैट्रिक और एफएससी के बाद ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू आईकॉम के बाद। हालांकि जो उसका लिंक है वो आईकॉम से बनता है, क्योंकि आईकॉम इज अकाउंटिंग स्टडीज। इसकी रीजंस बैकएंड पे भी बताता हूँ क्या रीजंस हो सकती हैं, लेकिन पहले हम इस पे आते हैं, इसी बात पे रहते हैं। अभी हम सेग्रीगेट नहीं करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे कुछ भी। तो ये फील्ड है अकाउंटिंग रिलेटेड, जिसका ताल्लुक सिर्फ अकाउंटेंसी से नहीं, सिर्फ अकाउंटिंग से नहीं। ये दिखने में तो चलो लग रहा है कि यार अकाउंटिंग रिलेटेड है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन एक इसके अंदर क्या सीन है
कि ये सिर्फ अकाउंटिंग के स्कोप को, क्योंकि बिजनेस जब चल रहा होता है ना, एक कारोबार चल रहा होता है, कोई कंपनीज चल रही होती हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस चल रही होती हैं, तो उसमें सिर्फ अकाउंटिंग इज नॉट एवरीथिंग, अकाउंटिंग इज जस्ट द पार्ट, अकाउंटिंग इज जस्ट द पार्ट, सही है। अच्छा, इसमें और कौन सी फैक्टर्स हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि ज्यादा और मैटर करती हैं, तो देखो, अकाउंटिंग के साथ इसमें फाइनेंस है। अच्छा, आप लोगों को अभी अभी नहीं पता आप लोगों को फाइनेंस क्या है, ठीक है, छोड़ दो इस बात को। टैक्स है, टैक्स का थोड़ा बहुत पता होगा। ऑडिट है, ऑडिट का में भी ना पता हो। जिस तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जो फाइनेंस से रिलेटेड है, ये सारी फील्ड इसके अंदर, और अकाउंटिंग में भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो बेसिकली ये फैली हुई फील्ड है ओवर बिजनेस के अंदर तमाम मामलात के लिहाज से, ठीक है। जनरली जो एक समझो कि बिजनेस चलाने के तमाम मामलात होते हैं, वो बैक एंड पे ये सारे मामलात होते हैं जिसके अंदर कैश फ्लोज और ये सारी चीजें होती हैं। तो इस फील्ड का पहले ये ताल्लुक, बच्चे इस चीज को जहन से निकाल दें कि ओनली अकाउंटिंग से नहीं, बल्कि ये एक बड़ी बड़ी फैली हुई फील्ड है, और ये एक फायदा है आपके लिए, क्योंकि कल को आप सिर्फ अकाउंटेंट नहीं बनोगे, आप टैक्स में भी जा सकते हो, आप ऑडिट में हो। ऑडिट क्या होता है अभी सारा हम थोड़ा बहुत इसको ना डिस्कस करेंगे, फाइनेंस क्या होता है इसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये एक फैली हुई फील्ड है। इस फील्ड का माइंड बनाने से पहले देखो, एफएससी और मैट्रिक वालों को मैं खास तौर पे बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ना एसीसी में मैट्रिक और एफएससी के बाद क्यों आते हैं ज्यादातर, ज्यादा मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, ज्यादातर इसलिए आते हैं, या तो वो मिस गाइडेड होते हैं, या तो वो मिसगाइडेड होते हैं इन अ सेंस, किस तरह मिसगाइडेड होते हैं कि उनको कोई कहता है एसीसी कर लो, या उनके किसी मामू ने, किसी चाचू ने, किसी ताया ने, किसी ने जान पहचान में रिलेटिव्स में ना एसीसी किया होता है, वो बड़ी अच्छी लाइफ जी रहा होता है, तो वो उनको देखे यार इसने एसीसी, या बड़ा भाई एसीसी कर रहा होता है, तो वो आ जाते हैं, ठीक है। या वो स्टूडेंट्स मैंने नोटिस किया है कि चूंकि एसीसी के अंदर जब एंट्री का जो क्राइटेरिया है वो बड़ा एक इजी है, यानी कि इफ यू आर पास्ड इन एग्जाम्स, इवन यू हैव 40%, 45% मार्क्स इन एफएससी और मैट्रिक, यू कैन ज्वाइन, क्योंकि एंट्री रिक्वायरमेंट में तो इनकी कोई सीन है ही नहीं कि कोई इस तरह टेस्ट होगा या इस तरह का कोई सीन है। तो वो स्टूडेंट्स इस वजह से आ जाते हैं कि चलो यार एंट्री क्राइटेरिया आसान है, क्या हम यूनिवर्सिटीज के या कॉलेजेस के मेरिट्स वगैरह और टेस्ट वगैरह के चक्कर में पढ़े, तो वो इस तरह यहाँ पे आ जाते हैं। बट इट्स नॉट द राइट अप्रोच, इट्स नॉट द राइट अप्रोच। पहले मैं आपका जहन बना रहा हूँ कि आपने आपने इस अप्रोच पर अगर एसीसी में आ रहे हो, तो मैं आपको कहूंगा कि एक मर्तबा सोच लेना, एक मर्तबा सोच लेना। सोचना क्या है मैं ये बताने लगा। देखो, अगर तो आपका इंटरेस्ट है, हम सारी बातों पे जाएंगे, लेकिन अभी मैं बस आपका पहले बेसिक जो थॉट है उसको सीधा कर दूं। अगर तो आपका इंटरेस्ट है, यस या नो, ठीक है, दो केसेस हो सकते हैं, या तो इंटरेस्ट होगा या इंटरेस्ट नहीं होगा, राइट। अगर तो आपका इंटरेस्ट है, फिर तो समझते हैं, फिर तो मैं कहता हूँ ठीक है, फिर तो कहते हैं कि फिर ग्रीन सिग्नल है, फिर मसला नहीं है। अगर इंटरेस्ट है फिर ग्रीन सिग्नल है, उस केस में आपको कोई इतना इस चीज की टेंशन नहीं है कि आपको जो है ना वो लाइक ज्यादा सोचना है या ज्यादा इन चीजों में पढ़ना है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट बच्चे नहीं है ना, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो यहाँ पे दो केसेस आ सकते हैं, यहाँ पे दो केसेस आ सकते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ गई, यहाँ तुक्का लग सकता है आपका, या तो आप कल को कामयाब हो जाओगे या नहीं होगे, यही दो केसेस है ना। अगर इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप इस केस में आ रहे हो, अच्छा इंटरेस्ट नहीं का मतलब ये है कि आप देख रहे हो यार इसका इसका मेरिट जो है वो बड़ा इजी है, या इसमें जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटीज हैं, और ये सारी चीजें जरूर देख रहे हो, लेकिन ये नहीं देख रहे कि एसीसी में है, एसीसी है क्या। तो इसके बाद फिर आपका तुक्का है कि या आप कामयाब होगे या आप कामयाब नहीं होगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझते हैं, कामयाब होगे और कामयाब नहीं होगे, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखो, एक केस है आप कामयाब हो जाओगे, एक केस ये आप कामयाब हो जाओगे। ये वो स्टूडेंट है जो आते हैं तुक्के से हैं कि चलो यार स्टार्ट करते हैं किसी भी वजह से, कि मार्क्स कम है, कोई भी चीज देख लेते हैं, किसी को देख के, किसी से इंप्रेस होके, कहीं गूगल पे पढ़ के, कोई यूट्यूब वीडियो देख के इंप्रेस होके अगर आना चाहते हैं। कामयाब वो होते हैं कि आए तुक्के से, लेकिन ड्यूरिंग एसीसीए इंटरेस्ट डेवलप हो गया, ड्यूरिंग एसीसी इंटरेस्ट डेवलप हो गया। एक तो ये केस है। एक केस ये है कि आए तुक्के से थे और एसीसी में आके इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं हुआ। ये वाला पॉइंट में अगर आप आ जाते हो, तुक्के से आते हो और कल को इंटरेस्ट डेवलप नहीं करते, कल को इंटरेस्ट डेवलप नहीं करते, तो आपके लिए मसला हो सकता है। आप पहले डिसीजन लो, पहले डिसीजन लो इस लिहाज से। अच्छा, अब
अब इस चीज पे बात मैं करूं कि एज ए एफएससी स्टूडेंट या एज ए मैट्रिक स्टूडेंट आपको और किस तरह देखना चाहिए, कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, ये टोटली हट के डिस्कशन है। इसके लिए मैं लहजा से ओरिएंटेशन रख दूंगा, या हाउ टू सिलेक्ट द फील्ड, या इस टाइप का कुछ रख दूंगा। आप लोग मुझे फॉलो करते रहना, हम लोग सोशल मीडिया पे हर तरफ अवेलेबल है। ठीक है, तो या तो ये रख दूंगा, या मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर आप लोग देख लेना, कहीं ना कहीं आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, उस पर मैं अभी नहीं आऊंगा कि कौन सी फील्ड, अगर एसी से नहीं तो कौन सी, क्योंकि अभी हमारा पार्ट, हमारा जो डिस्कशन है वो एसीसीए पर है। ठीक है, अब हम आते हैं, अब हम इस पॉइंट पे आते हैं, अब हम इस पॉइंट पे आते हैं कि एसीसीए के अंदर अगर आप आ जाते हो तो अब आगे क्या मामला आता है, अब आगे क्या मामला आता है वन वंस यू हैव एंटर्ड। पहले तो मैं बता दूं कि एसीसीए में आने के लिए क्राइटेरिया में, वो मैंने पहले लिखा हुआ है बल्कि यहाँ पे, कि मैट्रिक स्टूडेंट्स, इंटर ओ ए लेवल स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन। इसमें ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये आ सकते हैं तो क्या बीएससी वाले या एमएससी वाले नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। एसीसी की सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, एसीसी की सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि इसके अंदर एक ईज, एक आसानी ये है कि एनी वन कैन ज्वाइन, बस उसका मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि ओ लेवल या मैट्रिक किया हो, उसके बाद एज डजेंट मैटर। ठीक है, किस लेवल पे है, बीएससी कर रहे हैं, एमएससी है, ये डजेंट मैटर। ठीक है, इसके बाद कंट्री कहाँ से रजिस्टर हो रहा है, डजेंट मैटर। ठीक है, इसके बाद मार्क्स कम है ज्यादा है, डजेंट मैटर। इसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। क्यों फ्लेक्सिबिलिटी है? बिकॉज यहाँ पे हमें एक चीज को समझना पड़ेगा कि दिस क्वालिफिकेशन इज एक्चुअली सर्टिफिकेशन। ऐसी एक तो होते हैं ना सर्टिफिकेट शॉर्ट टर्म, एक तो होते हैं सर्टिफिकेट शॉर्ट टर्म, कि जिस तरह आप किसी, आपने किसी कोई मुकाबला लिख किया, किसी चीज में आपने एंट्री की, 3 महीने का कोर्स कर लिया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, 6 महीने का कोर्स। दिस इज नॉट द सर्टिफिकेशन लाइक दैट, दिस इज द सर्टिफिकेशन, ये एक फुल टाइम स्टडी है, फुल टाइम स्टडी है। और फुल टाइम स्टूडेंट्स ही ये करते हैं, जनरली पार्ट टाइम भी करते हैं, जॉब के साथ भी करते हैं। मैं जनरली ये कहना चाह रहा हूँ कि इट्स प्रॉपर, it is a proper study with maximum of 17 papers, maximum of 17 exams, 17 exams। ठीक है, मैक्सिमम इसके 17 एग्जाम्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पॉइंट समझना पड़ेगा कि ये क्वालिफिकेशन में इसलिए आसानी है बिकॉज इट्स नॉट द डिग्री। एक होती है डिग्री, डिग्री क्या होती है? आपने बीएससी में दाखिला ले लिया, आपने बीए में दाखिला ले लिया, आप डॉक्टर प्री मेडिकल के बाद एमबीबीएस में चले गए, आप आईकॉम के बाद बीकॉम में चले गए, दीज आर दी डिग्रीज। ठीक है, बट ये है सर्टिफिकेशन। अच्छा, यहाँ पे ना इस अभी इस पॉइंट पे भी आएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ मैं बेसिक बेसिक बता रहा हूँ। अभी इस पॉइंट पे आएंगे कि अगर ये सर्टिफिकेशन है तो क्या ये डिग्री को का मुकाबला कर सकती है, क्या ये तो नहीं होगा कि कल को हमें इश्यूज बने, तो इस पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? सबसे पहली फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि एनी वन कैन ज्वाइन। सबसे पहली फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? एनी वन कैन ज्वाइन। बेटा, सबसे पहली फ्लेक्सिबिलिटी है एनी वन कैन ज्वाइन, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। लेकिन उसके बेसिक लेवल मैंने बता दिया था, मैट्रिक या ओ लेवल। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है इसके अंदर कि इसमें अगर आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो अब इसके बाद टोटली आपका फैसला है, इसके बाद टोटली आपका फैसला है कि आपने एक पेपर को पिक करना है, आपने 2 पेपर्स को पिक करना है, आपने 3 पेपर्स को पिक करना है। या फिर दूसरी साइड पे आपने अगर फॉर एग्जांपल 2 पेपर्स पढ़ने हैं, अगर 2 पेपर्स पढ़ने हैं तो वो कब देने हैं ये भी आपका डिसीजन है। लेकिन मैं आपको बताऊं, लेकिन मैं इसमें ये सीन है कि आपको जिस कॉलेज में भी आप जाते हो, देखो यू कैन ज्वाइन एनी कॉलेज, फेस टू फेस, ऑनलाइन। अभी हम आते हैं कि कौन से तरीके हैं कॉलेजेस के, पढ़ाई किस तरह हो सकती है। लेकिन जो कॉलेज जिस लिहाज से आपको चला रहा होता है तो आप उस लिहाज से चलने लग जाते हो। ठीक है, उसमें ये है कि कॉलेज एक सिस्टम पे चल रहा होता है, तो आप जब उसके साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा कॉलेज है और मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कि जनवरी में अगर स्टार्ट किया बैच तो मार्च तक तैयारी हो जाए और अप्रैल में एग्जाम देनी है, तो वो स्टूडेंट फरवरी में भी अटेम्प्ट आ रही है, मार्च में भी आ रही है, अप्रैल में भी अगर आ रही है, कभी भी दे सकता है ना, क्योंकि एसएससी ने तो अलाउ किया हुआ है। लेकिन एज माय इंस्टीट्यूट पॉलिसीज,
तो वो उस लिहाज से तब पेपर दे रहा है, ठीक है। कोई कॉलेज हो सकता है मार्च में दिलवा रहे हो, कोई कॉलेज हो सकते हैं मई में दिलवा रहे हो। इट इज टोटली, समझो इसका कोई ताल्लुक इस चीज से नहीं है कि आपको एक सिस्टम जो एसीसी ने कहा है कि अभी ही पेपर देने आएगा, ऐसा सिस्टम है, इसका के लेवल उस लेवल्स पे बात करते हैं, लेकिन मैं स्टार्टिंग की बात करूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट इसमें क्या है कि इसमें मैंने जैसे बताया, एक पेपर पिक करने हैं, दो पेपर पिक करने हैं, तीन पेपर पिक करने हैं, टोटली इट डिपेंड्स ऑन यू, टोटली इट डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा, यहाँ पे भी कॉलेजेस वगैरह पॉलिसीज देते हैं। नॉर्मली कॉलेजेस स्टार्टिंग पे दो, क्योंकि स्टार्टिंग एक आसान लेवल पे होती है, अगर मैट्रिक एफएससी ओ ए लेवल की बात कीजिए तो स्टार्टिंग आसान लेवल पे होती है। जो पहला लेवल होता है वो इतना टफ नहीं होता, तो जनरली दो पेपर्स का हिसाब रखा होता है। और एसीसी का कुछ स्ट्रक्चर भी इस तरह डिजाइन हुआ हुआ है कि स्टार्ट पे आप दो दो एग्जाम्स ही नॉर्मली करते हो, और यही बेस्ट रहते हैं। हम लोगों का भी यही पैकेज होता है कि हम स्टूडेंट को कहते हैं कि पहले दो एग्जाम्स करो, कौन कौन से एग्जाम्स अभी बात करते हैं, फिर दो करो, फिर दो करो, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाके डिसाइड कर लो एक करना है या दो करने हैं। स्टूडेंट्स तीन भी कर लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी ये भी है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्लानिंग टू गिव द पेपर इन अप्रैल, आपने प्लान कर लिया कि अप्रैल में ही एग्जाम देना है, और किसी वजह से भी आपके पास आपका कोई इशू आ गया, एज्यूम करो आप, अच्छा ये मैं उन लेवल, ये मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ, पहले लेवल की। अभी मैं बताऊंगा कि कौन से लेवल्स पे आप कभी भी एग्जाम दे सकते हो, कौन से लेवल की प्रॉपर डेट्स हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल यू आर प्लानिंग टू गिव द पेपर इन अप्रैल, और आपको कोई इशू आ जाता है, ठीक है, कोई फाइनेंशियल इशू, नहीं फीस रेंज हुई, तो आप उसको मई में भी जाके दे सकते हो, बिकॉज सेम एग्जाम की मई में भी डेट्स आ रही होंगी। ये स्टार्ट लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इन तीनों में सब में यही सारी बात करते हुए एक पॉइंट बार बार बोला कि फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, तो इस पे हम डिस्कशन अब करने लगे हैं। फ्लेक्सिबिलिटीज तो हमने देख ली, लेकिन अब हम ये देखने लगे हैं कि एक पेपर पे करना है, दो करने हैं, तीन करने हैं, अप्रैल की जगह मई में दे सकते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, वहां से कब तक पढ़ना है, क्या सीन है, कॉलेजेस बताते हैं। लेकिन मैं बता दूं, ये डिपेंड करता है आपका लेवल कौन सा है। एसीसीए के ना तीन लेवल्स हैं, एसीसीए के तीन लेवल्स हैं, ठीक है। मैं ये प्रॉपर, ये जो पूरी ये जो वन नोट बना रहा हूँ ना, पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा, ये पूरा पीडीएफ फॉर्म है, ताकि आपके पास ही रहे, आप एक कभी भी इसको ओपन करके देख सकते हो। तीन लेवल्स है, पहला लेवल है ए एफ डी, एसीसीए फाउंडेशन डिप्लोमा, एसीसीए फाउंडेशन डिप्लोमा। उसके बाद सेकंड लेवल आता है स्किल्स, फंडामेंटल लेवल स्किल्स या फंडामेंटल लेवल। और फिर आता है पी सीरीज का मतलब प्रोफेशनल लेवल, प्रोफेशनल लेवल। ये तीन लेवल्स हैं, ये तीन लेवल्स एसीसी में हैं। किन स्टूडेंट्स के लिए बता दूं मैं, मैट्रिक, ओ लेवल और एफएससी। मैट्रिक, ओ लेवल और एफएससी स्टूडेंट के लिए ये तीन लेवल्स हैं। अगर किसी ने ए लेवल किया है, कोई अगर ए लेवल से स्टार्ट कर रहा है, तो उसको डायरेक्ट यहाँ फंडामेंटल लेवल से स्टार्ट करना है। उसके लिए वो पहला लेवल करने की, उसको डायरेक्ट वहां जाने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट एसीसी में आएगा। यानी कि ये डायरेक्ट एसीसी में मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एएफडी एक्चुअली इज नॉट द पार्ट ऑफ एसीसी। एएफडी जो है ना, जो एसी से फाउंडेशन डिप्लोमा, एसीसीए के अंडर ही है। उसका मतलब इन सेंस के वो करके ही आपने एसीसी करना है, बट एसीसी एक्चुअली डिजाइन जो है वो स्किल्स और प्रोफेशनल लेवल्स पे, फंडामेंटल्स और प्रोफेशनल लेवल पे है, फंडामेंटल्स और प्रोफेशनल लेवल पे है। बट अगर मैं बात करूं एएफडी का लेवल क्यों रखा जाता है, अब यहाँ पे ये मेन बात आने लगी है कि अभी आप लोगों से मैंने जब पूछा, अभी मैंने जब स्टूडेंट से पूछा ना कि जरा मुझे बताओ कि आप लोगों ने, मुझे बताओ कि आप लोगों ने क्या किया हुआ, तो मुझे ज्यादातर कमेंट्स ही, ज्यादातर मुझे हर तरफ से क्या कमेंट्स आए ज्यादातर, कि भाई कि हमने एफएससी की है या मैट्रिक की। आईकॉम वाला एक दो होंगे जिन्होंने मुझे रिप्लाई किया, लेकिन ज्यादातर क्या है, एफएससी या मैट्रिक। अब मैं आपसे पूछूं अकाउंट्स क्या होता है, मैट्रिक या एफएससी, नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। ऑब्वियसली चीज है, हक बात है, जब एक चीज पढ़ी नहीं है तो पता कैसे होगी। तो ये लेवल एक्चुअली जो है, ये डिजाइन ही इसलिए किया गया है एफडी लेवल, कि वो स्टूडेंट्स जिनका फाउंडेशन, जिनका अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है, उनका क्या हिसाब किताब होगा। अ, नबील, ठीक है, आपने मास्टर इन मार्केटिंग की है, मैं आपको ये अभी थोड़ा सा टाइम दूंगा सबको, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछोगे उसमें मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, मैं उसमें सारे ये बातें
बातों का रिप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एएफटी लेवल है, ये जो एएफटी लेवल है, ये उनके लिए डिजाइन है जिनका अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं था। तो एसीसी ने कहा यार हम तुम पे रहम करते हैं, हम तुम पे रहम करते हैं, तुम आओ, हम तुम्हें पहले बताएंगे अकाउंटिंग होती क्या है। तो इट इज लाइक द अलिफ बे पे, और या फिर एबीसी ऑफ अकाउंटिंग। ये एबीसी है अकाउंटिंग की, कि आपको सिखाया जाएगा कि अकाउंटिंग होती क्या है। बहुत बेसिक लेवल टॉपिक्स हैं, बहुत बेसिक लेवल चैप्टर्स हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं। इनको पढ़ के आपको पास करना है, और लगातार इस पे चलते चलते एट लास्ट आपको एसीसी में कन्वर्ट होना है, यानी कि एएफडी से स्किल्स लेवल पे आना है, स्किल्स के बाद अपने प्रोफेशनल लेवल्स पे आना है। अब ये तीन लेवल्स जो डिवाइडेड हैं, ये जो तीन लेवल डिवाइडेड हैं, दे आर डिवाइडेड लाइक, एएफडी के आपके हैं टोटल 7 एग्जाम्स। एएफडी में कितने एग्जाम्स हैं? 7 एग्जाम्स, राइट। जरा यहाँ, अच्छा ये पॉइंट थोड़ा फोकस कर लेना। फंडामेंटल्स के हैं 9 एग्जाम्स, सही है, और प्रोफेशनल्स के हैं 6 एग्जाम्स। अब अगर हम इसको ऐड करें, जरा जरा फोकस फोकस, क्योंकि मैंने आपको बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बताना है। 7 और 9 कितने हो गए? 16। 16 और 6, ये तो बन रहे हैं 22 एग्जाम। सर ये आपने क्या बताया? अभी तो आप बता रहे थे कि 17 एग्जाम है, अभी तो आपने बताया कि मैक्सिमम 17 एग्जाम है, तो 22 एग्जाम कैसे बने? अब सुन लो, अब जरा फोकस, क्योंकि ये स्टूडेंट ना ये स्टूडेंट इतना पूछते हैं ना, क्वेश्चन आ जाते हैं एससीसी में स्टिल पूछते हैं। तो मैं यहाँ पे बड़ा क्लियर बता दूं, बड़ा क्लियर बता दूं, देखो, जब आप ये फोकस पॉइंट फोकस करना, जब आप ये 7 एग्जाम्स कर लेते हो ना, यानी कि एएफटी लेवल के 7 एग्जाम्स कर लिए, तो होता ये है कि अगले लेवल पे जब शिफ्ट होते हो ना, अगले लेवल पे जब शिफ्ट होते हो, जो स्किल्स फंडामेंटल लेवल बेसिकली है, फंडामेंटल लेवल में जब शिफ्ट होते हो, तो इस 9 एग्जाम्स में से 3 एग्जाम्स आपको एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। यानी कि एक बच्चा, सुनो सुनो गौर से, मैं अगर एज एएफडी जाता हूँ ना एसीसीए में, तो मैंने 7 एग्जाम्स कर लिए ना अगर, तो अगले लेवल जो फंडामेंटल लेवल है उसके 9 एग्जाम्स नहीं देने मुझे, 3 हो गए पहले एग्जाम्प्ट, उसके बाद रह गए 6। ठीक है, तो 7 यहाँ पे, फिर मुझे अगर 3 एग्जाम्प्ट है, तो यहाँ पे मुझे फिर एक्चुअली कितने देने पड़ेंगे एग्जाम्स? 6 एग्जाम्स देने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 3 तो मुझे एग्जाम्प्ट हो गए पहले की वजह से। 7 और 6 कितने हो गए? 13। 13। अच्छा, और पी सीरीज में टोटल है आपके पास 6 एग्जाम्स। पी सीरीज में टोटल 6 एग्जाम्स हैं। इसमें भी क्या है, इसमें बेसिकली दो ऐसे एग्जाम्स हैं जो आपको मस्ट देने हैं। इस 6 एग्जाम्स में दो ऐसे एग्जाम्स हैं जो आपको मस्ट देने हैं, जिनका नाम है एसबीएल और एसबीआर। एसबीएल और अभी मैं सारे सब्जेक्ट्स की तरफ आता हूँ, लेकिन मैं भी जस्ट प्रोफेशनल की सॉल्यूशन बता रहा हूँ। एसबीएल और एसबीआर आपको 100% देना ही देना है। इसके अलावा 4 एग्जाम्स हैं, जिसमें आपके पास है एएफएम, एपीएम, एटीएक्स और ए ट्रिपल ए, ट्रिपल ए। ठीक है, अच्छा, पॉइंट मैं बता देता हूँ, बिल्कुल बता देता हूँ। अच्छा देखो, ये जो 4 एग्जाम्स है ना, आपको इनमें से ये दो देने हैं, कोई यू हैव टू गिव 2 आउट ऑफ 4। आपको इन 4 एग्जाम्स में से दो देने हैं, तो इफेक्टिवली आपको प्रोफेशनल के 6 एग्जाम्स नहीं, बल्कि कितने एग्जाम्स देने हैं? 4 एग्जाम्स देने हैं। दो तो मस्ट है उनमें से, एसबीएल और एसडीआर, लेकिन एएफएम, एपीएम, एटीएक्स और एएए में से आपको 2 एग्जाम्स देने हैं। यानी अगर मैं फोकस करूं जरा प्रॉपर्ली बताऊं, तो 7 एग्जाम्स यहाँ पे, 7 एग्जाम्स यहाँ पे, 6 एग्जाम्स यहाँ पे, और 4 एग्जाम्स यहाँ पे। 7, 6 और 4 कितने बन गए मेरे पास? 17 एग्जाम। 7, 6, 13, 13, 4, 17। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। 7 एग्जाम्स की वजह से अगले 3 एग्जाम्स एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जब प्रोफेशनल लेवल पे आते हो, तो वहां पे भी आपको कुछ 4 पेपर्स में से 2 एग्जाम होते हैं, 4 में से 2 एग्जाम होते हैं, तो वहां से उस लेवल में से आपको इन एएफएम, एपीएम, एटीएक्स और एए में से, ट्रिपल ए में से 2 देने होते हैं। एसबीएल, एसबीआर कंफर्म देना है। तो इस तरह आपके बनते हैं। यहाँ आप दो बातें, क्या ये ऑप्शनल एग्जाम जो है वो सिलेक्ट करने से पहले हमें कोई क्राइटेरिया है कि कोई कॉलेज बताएगा कि इस तरह करना है? क्या कॉलेज बताएगा कि यार ये अगर हमें छोड़ना है तो क्यों छोड़ना है? नहीं, इट्स टोटली अप टू यू, इट्स टोटली अप टू योर इंटरेस्ट।
आपको कैसे इंटरेस्ट मिलेगा? क्योंकि यही एग्जाम्स की बेसिक्स आपने इन 6 एग्जाम्स में पढ़ी होंगी। तो जहां आपका इंटरेस्ट, आपका टैक्स में अगर इंटरेस्ट ज्यादा है तो आप एटीएक्स, एडवांस टैक्स पढ़ोगे। अगर आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ज्यादा है तो आप एपीएम पढ़ोगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ज्यादा तो एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे। और ट्रिपल ए, एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस में ज्यादा तो वो पढ़ोगे। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। एक तो ये बात होगी। लेकिन सर आपने ये नहीं बताया कि जब हम इस 7 एग्जाम से आगे इन 9 एग्जाम्स में आएंगे, 7 एग्जाम से जब हम आगे 9 एग्जाम्स में आएंगे, तो आपने बोला कि 3 एग्जाम्स हमको नहीं देने, जिसकी वजह से इफेक्टिवली हमको 6 एग्जाम्स देने हैं नेक्स्ट लेवल में से। कि जो 3 एग्जाम्स हमको नहीं देने, क्या इसकी एग्जाम्शन फीस होगी? क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जब आप कुछ एग्जाम्प्ट करवाते हो ना, एग्जाम्प्ट करवाते हो, यानी आप अगर, अभी ये लड़के ने मुझसे पूछा मास्टर्स की बात, तो ये मास्टर्स वाली बात पूछी, लड़के मास्टर्स के बाद स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब वो ज्वाइन करते हैं एचसीसीए में, तो उनको एग्जाम्शन फीस देनी होती है। यानी जो पेपर नहीं देने उसकी फीस देनी पड़ेगी। कितनी फीस है वो डिपेंड करता है, कितनी फीस है वो डिपेंड करता है, लेकिन वो पेपर देनी पड़ेगी। ठीक है। अब सुनो, उनको तो फीस देनी पड़ेगी ना, सही है। यहाँ क्या सीन है? क्या यहाँ जब हम एग्जाम्शन क्लेम करेंगे ये 3 एग्जाम्स की, तो हमें फीस देनी पड़ेगी? आंसर इज नो। यहाँ कोई एग्जाम्शन फीस एक्स्ट्रा नहीं है। आपका एग्जाम्शन है, कोई फीस नहीं है। दूसरी चीज, क्या हमारी कोई इस तरह का इशू होगा कि हम अगर एग्जाम करवा लें तो हमारे लिए मुश्किल बन जाए, या हमें कुछ आगे ज्यादा उसके कोई ड्रॉबैक्स या उसके कोई नेगेटिव पॉइंट्स नजर आने लग जाए? तो भाई मैंने आपको बताया कि जब एग्जाम्शन हो रही है ना, तो यहाँ ये पॉइंट सुन लो कि जो एग्जाम आप जो एग्जाम करवा रहे हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे और किताबें हैं, यहाँ और किताबें हैं। अगर मैंने फाउंडेशन में वो 3 एग्जाम्स पढ़ लिए, जिसकी वजह से अगले मुझे 3 एग्जाम्स वो जो है वो एग्जाम टोरे नहीं देने, तो वो सेम किताबें हैं। वो सेम किताबें एज अ ट्यूटर अगर मैं किसी को एक पेपर है जैसे F2, उसको एफएमए भी बोलते हैं। एफ फाउंडेशन में वो एफएमए बोला जाता है, और फंडामेंटल्स में वो F2 बोला जाता है। तो उसकी इकट्ठी किताब है। मतलब मैं अगर कोई शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, मैं बोलूंगा F2 एफएमए, फाउंडेशन वाले उसको एफएमए बोलेंगे, और जो आगे स्किल्स वाले हैं, वो जो अगले फंडामेंटल्स वाले हैं, वो उसको F2 बोलेंगे। सेम एग्जाम्स है, उसके बैचेस, पढ़ाई सब एक सेम है, किताब ही सेम है, समझो किताब सेम है। तो आपने वो सेम एग्जाम्स पढ़नी है। सेम एग्जाम, आपने ये नहीं कि पढ़ा तो अच्छा रिलेटेड है तो इसलिए एग्जाम हो गया, नहीं, सेम किताबें इसलिए एग्जाम है। तो इस तरह हमारे 17 एग्जाम्स कंप्लीट होते हैं। मुझे बताओ पहले स्ट्रक्चर थोड़ा कम। देखो लिखने में राइटिंग स्पेलिंग अपने अपने समझ आ रही है तो बताओ, एक दफा यस लिख दो अगर यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। किसी का क्वेश्चन यहाँ तक है तो पूछ लो, ये हम आगे चलते हैं। अच्छा, लड़के ने पूछा था, नबील ने पूछा था कि मैंने मार्केटिंग में मास्टर्स किया। देखो नबील, यहाँ पे ये सीन है कि अगर आप मार्केटिंग में मास्टर्स आपने किया है, या किसी कोई और स्टूडेंट यहाँ बैठा है मास्टर्स या बैचलर्स का, तो आपको ऑब्वियसली बात है मास्टर्स की बेस पे एग्जाम्पशंस मिलेंगी। एग्जाम्पशंस मिलेंगी। आपने जस्ट क्या करना होता है कि आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट, अभी मैं एक ईमेल दूंगा एसीसीए की, आपने वो ट्रांसक्रिप्ट भेजनी है एसीसीए को, और पूछना है कि मुझे एसीसीए ज्वाइन करना है, तो मुझे कितने एग्जाम्स देने हैं आउट ऑफ 17, मुझे कितने एग्जाम्स देने हैं। तो आपको बताएंगे यार आपके सब्जेक्ट्स जो है, आपकी जो पेपर है वो क्या कहते हैं, आपके जो एग्जाम्स या जितने भी जो भी आपके लेवल्स हैं वो रिलेट करेंगे कि आपने अकाउंटिंग से रिलेटेड कितने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। अगर नहीं पढ़े होंगे तो उतने ज्यादा आपको एग्जाम्स देने पड़ेंगे। जितने आपने अकाउंटिंग से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड पढ़े होंगे, उतने आपको कम एग्जाम्स देने होंगे। वो है आपको पूरा एक जो है ना वो बताएंगे कितने एग्जाम्स देने हैं। हर एमएससी का अपना हिसाब है। एमकॉम किया होगा, अकाउंटिंग से रिलेटेड है, तो ज्यादा एग्जाम्स मिल सकती हैं। एमबीए किया होगा उसका और हिसाब है, मार्केटिंग की होगी उसका और हिसाब है। तो सारी फील्ड्स का अपना हिसाब किताब है, वो आपको बताएंगे। ठीक है। अच्छा, हमाद ने पूछा कि ओ लेवल्स के रिजल्ट की बेसिस पर स्कॉलरशिप मिलती है। देखो एसीसी ना बहुत कोई रेयर केसेस में स्कॉलरशिप्स या एग्जाम्पशंस वगैरह प्रोवाइड करता है। ठीक है। आपको ओ लेवल्स की बेस पे जब आप एंटर हो रहे होते हो तो एसीसी की साइड से कोई एग्जाम्पशन नहीं होती, कोई स्कॉलरशिप नहीं होती। आपको नॉर्मल फी पे करके ही करना होता है। हाँ, बाद में अगर एसीसी कभी कोई ऐसा रूल निकाल दे जो कि अपडेट हो जाए कि हम इसको किसी स्टूडेंट को जिसने फॉर एग्जाम्पल टॉप किया है, या जिसने फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं डिस्टिंक्शन ली है, डिस्टिंक्शन का मतलब कि मुल्क में टॉप किया है, वर्ल्ड वाइड टॉप किया है, तो वो उस लिहाज से जो है ना वो एग्जाम्पशन स्कॉलरशिप्स और डिस्काउंट्स दे दे। जनरली एसीसीए डिस्काउंट्स वगैरह नहीं देता, उनके फिक्स रेट्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं कि एसीसी की हमने बात कर ली 3 लेवल्स पे जिसमें हमने एग्जाम्स की बात की। इससे पहले हमने फ्लेक्सिबिलिटीज की बात की। अब
अब यहाँ पे बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एसीसीए के बारे में अगर हम देखें कि इसका जो स्कोप और कंट्रीज, इसका क्या हिसाब है। वैसे तो ये अलग अलग पॉइंट है, लेकिन मैं इसको इकट्ठे डील कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, एसीसी का स्कोप जो है ना वो मैं यहाँ पे जॉब की स्कोप की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि इसका इसका जो मतलब ट्रेंड है ये कहाँ पे है। एक्चुअली ये 180 प्लस कंट्रीज में पढ़ाए जाने वाली फील्ड है। 180 प्लस कंट्रीज में पढ़ाए जाने वाली फील्ड है। 180 प्लस कंट्रीज का मतलब ये है ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में पढ़ाई जाने वाली फील्ड है। तो इसका जो स्कोप है उस लिहाज से बहुत ज्यादा है, इसका जो स्पैन है वो बहुत ज्यादा है। यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड ईसीसीए जो है ना सेम है। अच्छा, मजे की बात यह है भी सेम, एग्जाम्स भी सेम है, और इसके जो बोर्ड है यानी कि जो मेन, वैसे तो नॉर्मली हर कंट्री के अंदर एक हेड ऑफिस है एसीसी का। कराची में हमारा हेड ऑफिस है एसीसी का, लाहौर में हमारे ऑफिस हैं। लेकिन इसका जो बैक एंड जो अगर कोई पॉलिसी आती है तो वो जनरली जनरली सेम ही होती है, जनरली वो पॉलिसी सेम ही होती है। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, जनरली वो पॉलिसी सेम, तो इसलिए ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जनरली सेम है। इसके एग्जाम्स के पैटर्न्स, एग्जाम्स का देना, एग्जाम्स की डेट्स पूरी दुनिया में सेम होती है। हर बच्चा अगर एक यहाँ पे एक बच्चा बैठ रहा है और पेपर दे रहा है तो वो थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम ही क्या कहते हैं मामला देख रहे हैं, सब सब के सब। वालेकुम सलाम मुस्तफा। अच्छा, पीईआर पे भी मैं बताता हूँ। पीईआर, अभी ये पीईआर और ये सारी चीजों में मैं बताता हूँ, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिलेटेड बातें हैं, वो भी मैं बताता हूँ कि क्या सीन है, ठीक है। अब हमने एसीसी के बारे में बड़ा जनरल पढ़ा कि इससे एग्जाम्स पे, देखो हमने देखा कि एक बच्चा इस लेवल पे आया, उसने एग्जाम्स ज्वाइन किए, एग्जाम्स ज्वाइन किए, ठीक है। एग्जाम्स ज्वाइन करने के बाद उसने यहाँ पे 17 एग्जाम्स पूरे दे दिए। या फॉर एग्जाम्पल अगर उसको एग्जामेशन मिली तो 13 एग्जाम्स देने हैं, 10 देने हैं, जितने भी देने हैं उसने एग्जाम्स पूरे दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब वो यहाँ पे एग्जाम दे देगा ना तो वो कहलाएगा एसीसीए एफिलिएट। वो कहलाएगा एसीसीए एफिलिएट, यानी कि उसका जब एग्जाम्स पूरे हो गए वो क्या कहलाएगा, एसीसीए एफिलिएट। उसके बाद उसको 3 इयर्स एक्सपीरियंस लेना है और शो करना है एसीसीए को, अकाउंटिंग फील्ड में रिलेटेड एक्सपीरियंस लेना है। रिलेटेड एक्सपीरियंस लेना है, अगर वो रिलेटेड एक्सपीरियंस ले लेता है, अगर वो रिलेटेड एक्सपीरियंस ले लेता है, आप लोगों को मेरी स्क्रीन प्रॉपर क्लियर शो हो रही है, मुझे ये कंफर्म कर देना। मेरी स्क्रीन प्रॉपर शो शो हो रही है। चलो वेट। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि अगर तो वो क्या कहते हैं एसीसी मतलब 3 इयर्स एक्सपीरियंस ले लेता है तो वो कहलाता है एसीसीए मेंबर, वो कहलाता है एसीसीए मेंबर, वो क्या कहलाएगा, एसीसीए मेंबर। अब अब देखो, अब देखो, वो खिलाएगा एसीसी मेंबर। अब एसीसी मेंबर क्या होता है, अब एसीसी मेंबर क्या होता है कि जिसके पास एफिलिएशन भी हो प्लस एक्सपीरियंस भी हो, यानी कि उसके पास एसीसी का सर्टिफिकेट भी होगा और इतना एक्सपीरियंस होगा कि वो किसी भी कंपनी में एक प्रोफेशनल ड्यूटी कर सकता है। तो एसीसी मेंबरशिप मिलने के बाद आपकी जो वैल्यू है ऑब्वियसली बात है वो ज्यादा हो जाती है। अगर आप एसीसी मेंबर बन जाते हो, इसका मतलब ये है कि आप एसीसीए में काफी एक तो एक्सपीरियंस्ड हो चुके हो, आप एक्सपीरियंस हो चुके हो, और आप एसीसी मतलब किसी भी कंपनी को हायर करते हो डर नहीं लगेगा कि यार आप कोई गलती कर दोगे या उनका कोई मामला को क्या कहते हैं हराप हराप कर दोगे, ये बड़ी मैटर करती है ये चीज। अच्छा, अब यहाँ पे हमने बात सारी बात कर ली है एक जनरल स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर मैं जनरली बताऊं तो हमने किस चीज पे फोकस किया कि एसीसीए एग्जाम्स कितने हैं, इसका स्कोप यानी कंट्रीज कितने हैं, इसके बाद जो मेंबरशिप है वो कैसे मिलती है। ये बड़ी हमने मोटी मोटी बातें की हैं। अब मैं आ रहा हूँ इनकी पेचीदा बातें पे, वो बातों पे जो एक्चुअली एसीसी के स्टूडेंट चाहता है सुनना, बेसिकली जो आने से पहले होता है, और वो होता है एसीसी का ड्यूरेशन, एसीसी का फीस स्ट्रक्चर,
पढ़ने का तरीका, मोड ऑफ लर्निंग, किस तरह तैयारी की जा सकती है, कौन से कॉलेजेस हैं किस तरह तैयारी करवाते हैं, और एग्जाम्स कैसे इसके होते हैं, और एग्जाम से रिलेटेड डिटेल्स। बेसिकली अब हम इस इन चीजों पे फोकस करने जा रहे हैं, इन चीजों पे फोकस करने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे ये सीन है कि आपका जो ड्यूरेशन है, आपका जो ड्यूरेशन है एसीसी का, उस पर हम बात करते हैं सबसे पहले। देखो ड्यूरेशन जो है ना, वो इसके अंदर एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता। क्यों? क्योंकि एसीसी ये नहीं बोलता कि तुमने 3 साल में ही करना है, तुमने 4 साल में ही करना है, तुमने 5 साल में करना है, ऐसा कोई सीन नहीं है। एसीसी कहता है तुम एंटर हुए जैसे ही तुम्हें पता है कि 17 एग्जाम्स तुमको देने हैं। अब तुम 17 एग्जाम्स जितने भी अरसे में कर लो, जितने भी अरसे में कर लो, अब चाहे वो तुम 3 साल में कर लो, 4 में कर लो, 5 में कर लो, ये अब मैटर कर रहा है। मतलब ये अब ये चीज है कि जितने भी अरसे में तुम कर लो तो वो तुम्हें कोई इशू नहीं देगा, ठीक है। लेकिन जनरली फिर टाइम कितना लगता है, सर आप हमें बताएं तो सही कि जनरल स्टूडेंट कितना टाइम लेते हैं एसी से करने में। तो एक्चुअली ये 17 एग्जाम्स जो हैं, ये है ऑलमोस्ट 3 to 4 ईयर्स तो मुश्किल है। कुछ स्टूडेंट्स 3 साल में कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स 4 सालों में कर लेते हैं, कुछ 3.5 साल, कुछ 3.25 साल, डिपेंड करता है। अच्छा क्यों? सर ये फर्क क्यों है? क्योंकि देखो मैंने अभी आपको शुरू में क्या बताया, आप एक एग्जाम भी दे सकते हो, आप 2 एग्जाम भी दे सकते हो, आप 3 एग्जाम भी दे सकते हो, आप 4 भी दे सकते हो। जनरली स्टूडेंट 2 एग्जाम चूज करते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि जो ज्यादा एग्जाम पिक करेगा उसके जल्दी क्लियर हो जाएगा, जो लेट एग्जाम पिक करेगा या एक एक करके करेगा उसका उस लिहाज से टाइम होगा। ये तो बड़ी जनरल बात है, तो उस लिहाज से लेकिन क्या इससे फर्क आएगा? तो जनरली जनरली ड्यूरेशन डजंट मैटर अलॉट, ज्यादा मैटर नहीं करती ड्यूरेशन। ये कल मैंने एक वीडियो बनाई है, आप मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी हब, बेसिकली मेरा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी हब है, मैं आप लोगों के साथ ना एंड पे, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, मैं आपको यूट्यूब चैनल बताऊंगा, उस पर मैंने ऑलरेडी 100 से ज्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं। और जनरली मैंने उसके ऊपर एक अकाउंटेंसी हब और एक मेरे अपने नाम से है, उस पर भी मैंने काफी नॉलेज वाइज बनाई हुई है। उस पर काफी बातें मैंने बताते हुए कल जो अपडेटेड वीडियो मैंने बनाई है वो मैंने उसमें ये बताया है कि एसीसी के ड्यूरेशन इतना मैटर नहीं करता। क्यों नहीं करता? एक 10 9 10 मिनट की वीडियो वो देखना, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि क्यों नहीं करता, ठीक है। लेकिन एग्जाम्स आपको क्लियर करने हैं। अच्छा अब आते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर पे। फीस स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे ले चलता हूँ, क्योंकि वो मैंने अलहदा से बनाया था, तो आपको जो है ना वो फिर इशू ना करे, वो मैं आपको अलहदा स्क्रीन पे ले चलता हूँ। मुझे एक दफा कंफर्म कर दो, जस्ट एक दफा बस मुझे ये कंफर्म कर दो कि आपको दूसरी स्क्रीन पावर पॉइंट की स्लाइड शो हो रही है, बस ये बता दो। आपको पावर पॉइंट की स्लाइड शो हो रही है, ये बता दो बस मुझे। एक दफा हाँ चलो, गुड है गुड है। देखो यहाँ पे मैंने ना एक जगह पोस्ट पे ना बनाई थी ये चीज। देखो अब एसीसी, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट। पेन चल जाए भाई, पेन चलाओ यार। पेन में ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करने लगे हैं कोस्ट के ऊपर, ये एसीसी की कोस्ट कितनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज है। पहले हम पहले ना अपने इंस्टीट्यूट की कोई बात नहीं करेंगे फिलहाल, अकाउंटेंसी आपके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा। पहले हम देखेंगे कि एसीसी की कोस्ट क्या है। एसीसी में जब आप एंटर होते हो ना, तो आपके ना 2 रूट्स हैं, समझ लो 2 रूट्स हैं। फीस देने के, फीस पैसे देने की, कोस्ट देने के 2 रूट्स हैं। एक रूट आपका है जो आपने कॉलेज को जहां पे भी आप पढ़ रहे हो, आप कहाँ कोई ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, आपने कहीं से रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेके वैसे पढ़ रहे हो, आप कहीं फिजिकली जा रहे हो किसी कॉलेज से पढ़ रहे हो, बिकॉज देयर आर ऑप्शंस, ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। आप वहां से पढ़ रहे हो, वो एक अलहदा चीज है, ठीक है। कॉलेज को दी जाती है फीस पढ़ाने की, जैसे मैं आप लोगों को अगर कोई लेक्चर दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को कोई ऑनलाइन क्लास में एनरोल हो आप मेरी, या मैं कहीं आपको फिजिकली फेस टू फेस किसी कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, तो आपने उस कॉलेज को पे किया होगा, वो होती है ट्यूशन फी, ठीक है। वो क्या होती है? ट्यूशन फी। यानी कि एक एसीसी के अंदर जो फी है वो क्या है? वो क्या है? ट्यूशन फी, ठीक है। अच्छा
दूसरी फी होती है जो एसीसी को जानी होती है, दूसरी फी होती है जो एसीसी को जाती है, डायरेक्ट एसीसी को जाती है। उसके अंदर इदारे का या किसी भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का कोई अपना अपना हिस्सा नहीं होता। मे बी वो उसके अंदर कोई आपसे कोई ऑपरेशनल चार्जेस ले लें 1,000 1,500 या 500 रुपए, वो एक डायरेक्ट मतलब कि आपकी फी पे करने के लिए कुछ होते हैं, तो कुछ कुछ कॉलेजेस लेते हैं एक्स्ट्रा कुछ, वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन एसीसी को कौन सी फीस जानी है, यहाँ बड़े ध्यान से आप लोगों ने सुनना है कि एसीसीए में जब आप रजिस्टर होते हो, जरा गौर से सुनना, तो पहली फी आपको जो पे करनी होती है वो होती है इनिशियल रजिस्ट्रेशन, जो कि एसीसीए की है 45 पाउंड। एसीसीए की कितनी है? 45 पाउंड। ये मैंने लिखा हुआ है एसीसी की फी जो पाउंड में। पाकिस्तान में आज के मुताबिक, अच्छा यहाँ पे मैं बता दूं, ये वैल्यूज ना, सारी वैल्यूज के आगे मैं लिख रहा हूँ, ये विद टैक्स हैं। क्यों? क्योंकि जब आप पे करते हो ना, वैसे तो 45 पाउंड अगर मैं गूगल पे देखूं तो मे भी 15-16 हजार बन रहा होगा, लेकिन उसके ऊपर कुछ टैक्स होता है जो कि इंटरनेशनल चार्जेस आपको पड़ते हैं। आपको पता है एसीसी यूके का इदारा है, और इसमें जो पाउंड है यूके जाते हैं। तो आपको जब पे करते हो फीस, कोई भी कॉलेज आपकी फी पे करेगा, टैक्स वगैरह लगेगा, उन उन खुद नहीं रखेंगे वो टैक्स पे, कार्ड पेमेंट हो रही होती है तो टैक्स कटता है, ठीक है। तो आज के मुताबिक ऑन एन एवरेज 19 हजार रुपए बन रही है, ये इनिशियल रजिस्ट्रेशन फी है, इनिशियल रजिस्ट्रेशन फी है, सही है। उसके बाद आपका आता है एसीसीए का पहला लेवल, जो कि है एएफडी का पहला लेवल। एएफडी भी आगे डिवाइडेड है ना 3 लेवल। एएफडी मैंने आपको बताया था ना 7 एग्जाम्स है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था 7 एग्जाम्स है। 7 एग्जाम से पहले 2 एग्जाम है जो आप पढ़ते हो, MA1 FA1, फिर पढ़ते हो MA2 FA2, और फिर मैंने आपको बताया ना कि 3 है, F1 F2 और F3, जिसके आगे मैंने उनकी एब्रीविएशन लिखी हुई है, BT MA और FA। इसको समझते हैं अभी। तो एएफडी के जो 7 एग्जाम है, इस पे बात करने लगो। देखो एसीसीए की एक फीस मैंने आपको बताया कॉलेज को देनी है, ठीक है, यानी कि आपने कॉलेज को देनी है पढ़ाने की, और एक फी है जो आपको एसीसीए को पे करनी है। जब आपकी एसीसीए की एग्जाम होने लगे तो आपको एसीसीए को एग्जाम फी भी पे करनी है, राइट, एग्जाम फी भी पे करनी है। देखो इसमें क्या सीन है, जैसे MA1 और FA1 है, हम लोगों के जैसे अकाउंटेंसी की जो ट्यूशन फी है हमारी, वो है 8,000 PKR, ये है PKR में, पाकिस्तानी रुपीस, 8,000 PKR पर सब्जेक्ट। ये वेरी कर सकती है कॉलेजेस टू कॉलेजेस, ये तो हम लोग अपनी बता रहे हैं ना, आप जिस कॉलेज में जाओगे वो अपनी बताएंगे आपको, ठीक है। ये है 8,000 पर सब्जेक्ट, ठीक है। इसके अंदर इस लिहाज से वेरिएशन आ सकती है, हो सकता है कभी कभार हमारी ऑफर चल रही होती है, कभी कभार हमारी 50% की कूपन्स वगैरह भी होते हैं, वो डिपेंड करता है वेबसाइट पे जो भी हिसाब किताब है, वो मैं बाद में आपको बता दूंगा, ठीक है। जनरली हमारी जो फी है, जो एक्चुअल फी है, वो 8,000 पर सब्जेक्ट है, ठीक है। अब जब आपने इनकी तैयारी कर लेनी है, तो इसके आगे फी पे करनी है 90 पाउंड फॉर एग्जाम, और इसको मैंने कन्वर्ट किया पीकेआर में, तो 90 पाउंड टैक्स मिला के ऑन एन एवरेज बन रहे हैं 35,000, ऑन एन एवरेज 35,000। 35 या मेरा ख्याल है शायद ये 32 थी, ये तकरीबन इतनी बन रही है। मैंने बड़े जनरिक, क्योंकि रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो ये इसमें अगर कोई मुझ पर फतवा ना लगा देना कि सर ये इतनी नहीं बन रही, जनरली मैं बता रहा हूँ कि 32 33 34 35 इसके राउंड अबाउट बन रही होगी। अब इसके हैं 2 एग्जाम्स, MA1 FA1, तो 2 एग्जाम्स ऑन एन एवरेज कितने के बन गए? 70,000 के, ठीक है। उसके बाद MA2 FA2, ये हमारी जो फी है इसमें वो 10,000 है पर सब्जेक्ट। अभी जैसा अभी इस वक्त तो हमारी फी चल रही है 7,000 पर सब्जेक्ट, इसमें 30% ऑफ लगा हुआ है हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। एग्जाम फी 100 पाउंड, ठीक है, पर सब्जेक्ट, वो तकरीबन 32 33 34 35 तकरीबन इतने इसके लगभग ही बन रही है, ये भी तकरीबन 70,000। अच्छा इसमें मैं एग्जैक्ट क्यों नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि कल को पाउंड बेहतर हो जाए, पाउंड कंट्रोल में आ जाए, तो हो सकता है फी भी कम हो जाए। पाउंड जैसे जब मैंने इसी से स्टार्ट किया था 2017 में, तो उस वक्त पाउंड ना बहुत नीचे आया हुआ था, इट वाज द पाउंड बहुत ऑफ, मैं तुम लोगों को बताऊं, तुम लोग हैरान रह जाओ। उस वक्त पाउंड था 126 या 128 पे। वैसे पाउंड पहले उससे 200 पे था, लेकिन कुछ यूके ने यूरोप से ना अपने आप को अलहदा किया था 2000 ब्रेक्सिट के वाकये में। तो उन्होंने कहा था यूरोप अलहदा, हम यूके आज के बाद यूनाइटेड किंगडम बिल्कुल एक अलहदा अलहदा मुल्क है, ठीक है। तो उन्होंने बिल्कुल अपने आप को जब अलहदा किया, तो एकदम से वो इकोनॉमिक इश्यूज आते हैं, तो पाउंड का रेट नीचे चला गया, 200 या 180 या 200 इसके पास से काफी नीचे आके 126 या 128 पे आ गया। तो मुझे अभी भी याद है कि ये पेपर की फीस जो मैं आपको यहाँ पे 35,000 बता रहा हूँ, ये उस वक्त हमने पे की थी एज अ स्टूडेंट 8,000 रुपए, 8 या 9,000, 8,500 रुपए पे की थी। अब चूंकि अब इस वक्त पाउंड चल रहा है ऑलमोस्ट 354 के पास, तो उस वक्त हमने दिया था 126 के पास, तो ऑब्वियसली बात है फर्क तो आएगा। तो इस लिहाज से एसीसी का बड़ा ज्यादा लिंक पाउंड के साथ है, कि पाउंड अगर ऊपर है तो एसीसी महंगा है, और अगर पाउंड नीचे आ जाए तो एसीसी की कॉस्ट कंट्रोल हो जाती है, ठीक है।
इसके बाद एएफडी लेवल की हमारी जो फी है वो है 13,000 पर सब्जेक्ट। तीन इसमें एएफडी लेवल के जो लास्ट लेवल है यानी कि F1 F2 और F3, इन तीन सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। इसकी जो ऑन एन एवरेज फीस कॉलेजेस लेते हैं एग्जाम्स की, ये अच्छा ये तकरीबन ये जो मैं लिखा हुआ है ना 90 100 110 जो एग्जाम फीस लिखी हुई है, ये फीस जनरली यही है। ठीक है। लेकिन इसके अंदर ना कोई कॉलेज हो सकता है 115 चार्ज कर रहा हो, कोई 110 कर रहा हो, कोई 105 कर रहा हो। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ एग्जाम जो आपने देने हैं ना वो आप चूंकि अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग हैं, हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स कहाँ एग्जाम देंगे? एसीसी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कहीं से भी पढ़ के कहीं भी एग्जाम दे सकते हो। आप कहीं से भी पढ़ के कहीं भी एग्जाम दे सकते हो। मैं बैठा हूँ लाहौर, कराची का एक स्टूडेंट मुझसे पढ़ता है, तो अब जरूरी नहीं है उसको लाहौर आना एग्जाम देने के लिए। वो किसी और कॉलेज जाएगा, कराची में कोई कॉलेज जाएगा, मुझे एग्जाम देना सर, एग्जाम फीस उस कॉलेज को देगा जिस कॉलेज में उसने एग्जाम देना है। समझ आई बात की? उस कॉलेज में पे करेगा एग्जाम फी। ठीक है, ये हमें नहीं पे करेगा, उस कॉलेज को पे करेगा, कॉलेज आके एसीसी को पे कर देगी डायरेक्टली। आप एसीसी को नहीं पे करोगे, कॉलेज को पे करोगे। ठीक है। तो कॉलेज को पे करोगे, कॉलेज आपको बताएगा इस डेट को एग्जाम है, आप एग्जाम में बैठ जाओगे। ठीक है। तकरीबन 110 अगर आगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर 105 115 आगे पीछे 5-10 पाउंड का फर्क आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ गलत गाइड कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें फर्क आ सकता है। ठीक है। तो एएफडी का ये एएफडी में ये वाले लेवल की फी जो बन रही है वो पर सब्जेक्ट की 42,000 है एग्जाम फी। और टोटल कितनी बन गई? 126,000। हाँ, यहाँ पे ना स्टूडेंट्स इस लेवल से आगे जाने से पहले मैं पहले बता दूं, स्टूडेंट्स यहाँ पे ना बड़ा कंफ्यूज रहते हैं इस बात पे कि ये हमें क्या सारी इकट्ठी पे करनी है? तो अभी टेंशन ना लो, ये देखो इससे अगली जो मैंने बनाई हुई स्लाइड अगर आप देखो, ये देखो डिवीजन ऑफ फीस मैंने बताया हुआ है। मैंने बताया हुआ है कि फीस को डिवाइड किस तरह, फीस डिवाइड किस तरह होगी ओवर द टाइम, और आपको पर मंथ क्या चार्जेस आएंगे, पर क्वार्टर पर ईयर क्या चार्जेस आएंगे, ताकि आपको आपके नॉलेज में हो। अच्छा, इसके बाद आया एसीसी F4। अच्छा, सब्जेक्ट्स के भी मैंने आपको ना, चूंकि मुझे चाहिए था कि मैं पहले सब्जेक्ट्स पे बात कर लूँ, हम बात कर लेते हैं। आप समझो कि उससे अगला लेवल जो है ना ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये है फंडामेंटल लेवल। जो मैंने आपको पहले बताया था, पहला लेवल मैंने आपको बताया था फाउंडेशन एएफडी, फाउंडेशन डिप्लोमा, फिर फंडामेंटल, और फिर मैंने आपको बताया था प्रोफेशनल। ये इस तरह कुछ सीन है। ठीक है। तो ये देख लेना, F4 से F9 तक ये 6 एग्जाम्स बन रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना कि तीन एग्जाम्स, वो ये तीन एग्जाम्स हैं जो आप एएफडी में करोगे तो आपको फंडामेंटल में वो एग्जाम्स दोबारा नहीं देने। ठीक है। तो आगे कितने एग्जाम्स दोगे? 6 एग्जाम्स दोगे। तो इन 6 एग्जाम से बात करने लगा हूँ। अकाउंटेंसी हब, यानी कि हम लोग इसमें फिलहाल जो चार्ज कर रहे हैं वो F4 के लिए 13,000 है, और F5 से F9 के लिए 18,000 पर सब्जेक्ट है। 18,000 पर सब्जेक्ट है। यानी कि अगर ये 5 एग्जाम्स हैं तो उस लिहाज से फी 18,000 पर सब्जेक्ट है। बट ये भी इकट्ठी पे नहीं करनी, जब पेपर देना है, जब तैयारी करनी है तभी पे करनी है। ठीक है। इसकी जो पेपर फी है F4 की वो 130 है। ठीक है, जो कि 50,000 बन रही है, और इसकी है 135 जो कि तकरीबन 54,000 बन रही है। तो F4 के लिए क्या बनी? F4 ओनली वन पेपर है उसकी, तो टोटल मैंने लिख दी 50,000, लेकिन 54 × 5 ये 5 एग्जाम है तो 2,70,000 एग्जाम फीस इनकी बनी। क्या ये आपको इकट्ठी पे करनी है? नहीं, ये भी आपको इकट्ठी पे नहीं करनी। इसके बाद लास्ट लेवल आता है प्रोफेशनल लेवल, एसबीएल, एसबीआर। आगे मैंने एएफएम और एए मतलब तीन एग्जाम्स के हिसाब से लिखे, टोटल चार मैंने बताया था ना देने हैं। एक ये है एसबीएल, और इसकी क्यों मैंने अलहदा इसलिए लिखी क्योंकि एसबीएल की फीस थोड़ी ज्यादा है, और बाकी बाकी प्रोफेशनल तीन जो अपने देने हैं उसकी कम है। ठीक है। जो हमारी ट्यूशन फी है वो है 28,000 पर सब्जेक्ट, लेकिन इस पे भी वेरिएशन या डिस्काउंट पॉलिसीज वगैरह हमारी अक्सर लगी होती हैं। जैसे अभी आजकल इस सेशन के लिए हम लोग चार्ज कर रहे हैं 24,000, और नॉर्मली हमारी 28,000 है। ठीक है। अब अगर बात करें फी पे, एग्जाम फी पे, तो एसबीएल की जो एग्जाम फी है वो है 238 पाउंड, जबकि एसबीआर एएफएम और ट्रिपल ए की जो फी है वो है 170 पाउंड। यानी कि 90,000 बन रही है एसबीएल की ओनली फी, एग्जाम फी। और 65,000 पर सब्जेक्ट बन रही है, तीन एग्जाम्स के हिसाब से 195,000 बन रही है। बाकी तीन एग्जाम्स की, प्रोफेशनल के चार में से तीन एग्जाम्स की बन रही है 65,000 पर सब्जेक्ट, यानी टोटल 195, और एक पेपर है ही 90,000 का। ठीक है। अगर मैं आपको ये सारे, ये जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आपके पास ये सारा होगा। अगर मैं आपको टोटल बताऊं तो वो बन रहा है, हमारी जो फी बन रही है वो कंप्लीट एसीसी की, यानी कि आज से लेके अगले 4 सालों तक कंप्लीट 17 एग्जाम्स की बन रही है 290,000। अच्छा, हमारी 2024 के अंदर जो हमारे पास रजिस्टर करवाएगा, हम लोग अपनी इनिशियल रजिस्ट्रेशन फी कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। हमने ये भी बिल्कुल वेव ऑफ रखी हुई है कि हमारी जस्ट ट्यूशन फी है। ठीक है। तो मैं भी अगर कोई इंस्टीट्यूट चार्ज कर रहा हो तो उसमें इस चीज में आपने नहीं घबराना कि वो चार्ज क्यों कर रहा है, दे हैव देयर ओन पॉलिसीज।
ठीक है, मे भी कोई चार्ज कर रहा हो, मे भी कोई चार्ज ना कर रहा हो। ठीक है, तो 290,000 जो है ना वो बन रही है टोटल फी, मैंने टोटल यहाँ पे कैलकुलेट की, यानी कि पर सब्जेक्ट के हिसाब से जहाँ जो भी सारी थी सारी सारी कैलकुलेट की, तो 290 बन रही है ओवर टाइम। और जो एग्जाम फी बन रही है वो ऑन एन एवरेज वो बन रही है 871,000। यानी ये टोटल कितनी हो गई, अगर हम टोटल की बात करें तो ये टोटल बन गई आपकी, टोटल फी बनी 11 लाख, 11,50,000, जो कि 4 सालों में आपको पे करनी है। यानी इस वक्त अगर आप अकाउंटेंसी हब से पढ़ते हो तो आपकी जो टोटल फी है वो 11,50,000 के पास पास है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, हो सकता है कि आप किसी कॉलेज में जाओ, वहां उनके टोटल एग्जाम ये जो ट्यूशन फी है, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ हम लोग पढ़ाते हैं, हमारा जो मोड ऑफ लर्निंग है वो फिजिकल फेस टू फेस की ये फीस नहीं बता रहा मैं बता रहा हूँ हम लोगों का जो मोड ऑफ लर्निंग है जो कि ऑनलाइन स्टडीज है, उस लिहाज से बता रहा हूँ। फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में चार्ज डबल, में चार्ज मोर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनकी सारी अदर कॉस्ट भी हैं। तो हो सकता है जैसे अब ये सब्जेक्ट है AFD जो हम 8,000 में करवा रहे हैं, एक सब्जेक्ट MA1, कोई कॉलेज 15 में करवा रहा हो, कोई कॉलेज 20 में करवा रहा हो, और कोई कॉलेज 25 में करवा रहा हो। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द मोड ऑफ लर्निंग। ऑनलाइन कॉलेजेस की चार्जेस थोड़े कम होते हैं और फिजिकल के चार्जेस थोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आप, यू डोंट हैव टू पे फी एट वंस, ये बड़ी बात इंपॉर्टेंट है। इट्स एक्चुअली हैव टू बी पेड इन 3 to 4 years बेस्ड ऑन योर एग्जाम पेकिंग स्ट्रेटेजी, कि आप जो 3-4 साल में आपने ACCA करना है, तो ये पूरी फी डिवाइडेड है उस लिहाज से। स्टार्ट लेवल पे आपको सारी इकट्ठी नहीं आपको 11,50,000 दे देने। और मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक्चुअल बताऊं यहाँ पे, अगर आप BSc करते हो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, तो उसके जो चार्जेस हैं इस वक्त BSc भी 2 मिलियन से 2.5 मिलियन तक पहुंची हुई है। यानी कि पूरे जो उसके 4 साल का है वो 20 लाख से 25 लाख तक बात पहुंची हुई है। स्टिल ACCA इज कॉस्ट एफिशिएंट एज कंपेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का BSc। हाँ, गवर्नमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में चार्ज लेस, उसमें मे भी कम हो, लेकिन इस वक्त जो है ना वो, कौन सा वाला पॉइंट बता दें, मुझे समझ नहीं आई मैंने, ये जरा आप मुझे कंफर्म कर देना। तो इस वक्त जो है ना, इस वक्त प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के जो BSc है उससे स्टिल ये कॉस्ट एफिशिएंट है और ये बेटर है एज कम्पेयर टू उसमें, क्योंकि BSc के, और अभी मैं थोड़ा बहुत इनके बारे में बताऊंगा कि BSc करने और ACCA करने में किसके फायदे और किस किस परस्पेक्टिव से क्या क्या हिसाब किताब है, फायदे फायदे नुकसान पे बात करेंगे। तो 11,04,000 हो गई आपकी 4 सालों की, और 1 सालों की हो गई, 1 साल की हो गई फी पर ईयर 287,000 पर ईयर, और पर मंथ ये बन रही है 23,958 मैंने ना यहाँ पे बड़ा ऑन एन एवरेज रखा हुआ है। क्यों भला? क्योंकि स्टार्टिंग पे मे भी आपको ये इतनी फीस ना है पर मंथ पे, पर, और ऑब्वियसली पर मंथ पे भी नहीं करनी आपको, तो एक क्वार्टर में एक पेपर, 2 पेपर्स की फीस इकट्ठी पे करनी है, फिर एग्जाम फी आएगी। तो मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ कि अगर किसी के पेरेंट्स मे भी हो सकता है ये ओरिएंटेशन में हो, या वो बाद में कहीं यूट्यूब पे ये देखें, या कोई अपने आप में से कोई अपने पेरेंट्स को ये दिखाए, तो मैं उनके एक एवरेज बता रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज 2395, 24 से 25 हजार रुपए आपको साइड पे रखने हैं, सो दैट आपको थ्रू आउट ACCA पर मंथ इतने रखने हैं, सो दैट थ्रू आउट ACCA आपको किसी भी किस्म का फाइनेंशियल बैरियर ना आ जाए, कि ये ना हो कि एग्जाम के पैसे नहीं है। अच्छा, ये बड़ा इसमें फ्लेक्सिबल सीन है कि अगर कभी फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं तो आप डिले कर सकते हो, लेकिन अगर, ऑब्वियसली बात है डिले के अंदर एक ये नुकसान है कि फिर वो फोकस और ये सारे मामला हो सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज इतने आपके पास हर मंथ होने चाहिए, सो दैट जब एग्जाम फी आए तो वो अरेंज हो। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ बात करने लगे नॉर्मल फी ऑफ अदर इंस्टीट्यूट्स। मैं ये बात वैसे मैंने आपको पहले बता दी कि अगर हम एक एग्जाम का 8,000 चार्ज करें, मे भी कोई 10,000 चार्ज करो, मे बी कोई 4,000 चार्ज कर रहा हो, मे बी कोई 15 कर रहा हो, मे बी कोई 25 कर रहा हो, सेम सब्जेक्ट का, सेम सब्जेक्ट की तैयारी का। तो इसमें आपने ये नहीं सोचना कि यार ये ज्यादा क्यों कर रहा है, ये कम क्यों कर रहा है। सब एग्जाम, सब इदारों की अपनी पॉलिसी है। हो सकता है ये 25,000 में वो फेस टू फेस करवा रहे हूँ, 15,000 में फेस टू फेस करवा रही हूँ, लेकिन 10, 8 और 4 में भी ये रिकॉर्डेड में करवा रही हूँ, ये ऑनलाइन मीडियम में करवा रही हूँ। तो डिपेंड करता है, जिस अभी ये ऑनलाइन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसका क्लास भी तो ले सकता हूँ, तो ऑनलाइन सेशन मेरे होते हैं। इसी तरह यही चीज रिकॉर्ड भी हो रही है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी लेक्चर्स मिलते हैं। तो ये समझ रहे हो बात, क्योंकि मोड ऑफ लर्निंग कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी तरह इसी से कर सकते हो। आपको तैयारी करनी है, पेपर की तैयारी हो गई, एग्जाम फी जाके इदारे में देनी है, और एग्जाम जाके
वहां पे दे देना है, अगला एग्जाम पिक करना है, फिर अगले जैसे एम ए वन एफ ए वन पहला लेवल पकड़ा, पेपर दिए 3-4 महीने में, फिर एम ए टू पकड़ा, फिर एफ वन एफ टू 3 एफ पकड़ा, तो उस लिहाज से आप पेपर देते चले गए। ठीक है। इससे आगे मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर, अभी जो हमें स्किल्स लेवल पे बात करनी है, यानी कि अगले लेवल पे बात करनी है, उसमें मैं बात करता हूँ। उससे पहले किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ लो, अगर क्लियर है तो एक मरतबा बता दो। अगला लेवल है, हम आप थोड़ा ना इसको इस साइड पे लेके जाएंगे कि लेवल्स को करना किस तरह है, मतलब मैनेज किस तरह करना है पेपर्स के हिसाब से। अब ये कोर्स पे हमने बात की है, सिर्फ ड्यूरेशन पे बात की है। ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ लो। अच्छा। इक्विवेलेंट डिग्री ले सकते हैं आफ्टर एसीसी, ठीक है, मैं बता देता हूँ, मैं इस पॉइंट पे भी बता देता हूँ। ये सवाल एक आया है कि हम इक्विवेलेंट डिग्री ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं इक्विवेलेंट डिग्री। लेकिन उसके अंदर मैं एक चीज बता दूं कि क्या है, मैं जरा शेयर कर दूं दूसरी स्क्रीन। अच्छा, मिनाहिल ने पूछा कि हम इक्विवेलेंट डिग्री ले सकते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए, बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट लिखवाया था कि हम जब एसीसी मेंबर बन जाते हैं ना, मेंबर, तो एसीसी मेंबर को यहाँ पे पाकिस्तान में मास्टर्स लेवल दिया जाता है। मास्टर्स, ऑब्वियसली मास्टर्स अकाउंटिंग में दिया जाएगा तो वो एमकॉम कहलाता है। पाकिस्तान में जो अकाउंटिंग में मास्टर्स है वो एमकॉम है। ठीक है। तो वो आपको एमकॉम मिल सकता है, आप ले सकते हो एसीसी मेंबर बनने के बाद। ठीक है। उससे पहले नहीं ले सकते, एसीसी एफिलिएट लेवल पे नहीं मिलेगा, एसीसी मेंबर लेवल पे मिलेगा। ये इसलिए होता है कि कभी आपको डिग्री की रिक्वायरमेंट हो तो आपने एक्सपीरियंस तो लिया होगा, और एसीसी मेंबर आप होगे तो आप यहाँ पे एम कॉम जो है वो ले सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब मुसद्दिक ने पूछा कि सीए करना चाहिए या एसीसी। यार ये ना बहुत बड़ी डिस्कशन है, मतलब एक अलग डिस्कशन है, लेकिन मैं इस पर जेनेरिक व्यू दे देता हूँ। सीए इज द बोर्ड ऑफ पाकिस्तान, एसीसी इज द बोर्ड ऑफ यूके। सीए के ड्यूरेशन और उसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो और हैं, एसीसीएस के प्रोज एंड कॉन्स और हैं। सीए में आपको एक लेवल के बाद प्रोफेशनल लेवल में जब आप आते हो तो 3.5 साल साथ एक इंटर्नशिप करनी होती है, जिसमें आपको आर्टिकल्स के नाम से एक इंटर्नशिप होती है, आर्टिकल्स करने होते हैं। वो आर्टिकल्स हर सूरत आपको एक्सपीरियंस करने होते हैं, लेना होता है एक्सपीरियंस। अगर वो नहीं करोगे तो सीए नहीं कर सकते। एसीसी में फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरी नहीं है कि वो पेपर्स के साथ ही पढ़ना है, आप पेपर्स के बाद भी कर सकते हो। यानी ये 3 साल का एक्सपीरियंस आप पेपर के दौरान भी ले सकते हो, वो भी माना जाएगा, और बाद में भी ले सकते हो। तो सीए में ये नहीं है, सीए में कंपलसरी है साथ ही एक्सपीरियंस लेना। और सीए में इस वजह से पेपर्स डिले भी होते हैं, और जो जिस वजह से पासिंग रेशो कम है एज कम्पेयर टू एसीसी। जॉब्स की बात की जाए तो मार्केट एसीसीएस और सीएस सबके लिए खुली हुई हैं, रिक्वायरमेंट दोनों की हैं। और जो एनालिटिकली देखा जाए तो इस साल और 1-2 सालों का जो डाटा है वो ये कहता है कि एसीसीएस और सीएस ऑन एन एवरेज अच्छे लेवल पे चल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये ऊपर है ये नीचे है, दोनों अच्छे लेवल पे चल रहे हैं। बिकॉज जो डिमांड है दुनिया में वो उस लिहाज से है दोनों की, क्योंकि ये सिर्फ अकाउंटिंग को नहीं देखता बल्कि अकाउंटिंग के साथ और भी इश्यूज पे फोकस करता है, और वो बिजनेस इसके अंदर बड़ा जरूरी है। ठीक है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है, अगर क्लियर है एक मरतबा जरा यार सारे यस लिख दो यार। जूम वाले भी यस लिख दो, और जो बाकी प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं सारे, गूगल मीट पे सब सब यस लिख दो, अगर क्लियर है यहाँ तक। कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हो, अभी मैंने एक एक पार्ट हमारा रह गया है, उस पार्ट पे डिस्कशन करेंगे। अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो यार लड़को। एएफडी के फौरन बाद, अच्छा एएफडी के फौरन बाद कौन सा एग्जाम परस्यू करना चाहिए? रिलेटेड टू ओरिएंटेशन तो नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा रिलेटेड टू एसी से स्टूडेंट है कि क्या कहते हैं, एएफडी के बाद मैं रिकमेंड करता हूँ कि F7 पहले किया जाए, क्योंकि वो एक रिलेटेड टू F3 होता है, और वो काफी लिंक होता है, इतना टफ लेवल नहीं होता, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ F7 से स्टार्ट लिया जाए। उसके बाद कौन से एग्जाम पिक करने हैं, इस पे मैं प्रॉपर एक वीडियो बना भी चुका हूँ मेरा ख्याल है। मेरी एक वीडियो है जो मैंने लास्ट ईयर बनाई थी इसी पॉइंट के ऊपर, शॉर्ट्स में, तो उसमें आप देख लें, उसमें मैंने बताया वो जो कौन से एग्जाम पहले करने चाहिए और कौन से एग्जाम बाद में करने चाहिए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट,
अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इस पॉइंट पे। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, फीस स्ट्रक्चर सारी चीजों को देख लिया। ड्यूरेशन, मोड ऑफ लर्निंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। मोड ऑफ लर्निंग के बारे में मैंने आपको बताया कि एक तो इसमें ऑनलाइन स्टडीज भी हो सकती हैं, क्योंकि आप एसीसी पता क्या कहते हैं? एसीसी का एक ही वर्ड है, एसीसी कहता है तैयारी करके आओ, बैठो, पेपर दे, हमें पेपर की फीस दो, पेपर दे दो। ठीक है, जनरल इसका यही सीन है। ठीक है, तो ये जो मोड ऑफ लर्निंग है बेसिकली ये एक ऑनलाइन भी हो सकता है, प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में, लेक्चर्स वगैरह की फॉर्म में भी आजकल काफी इंस्टीट्यूट्स ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, और अच्छा प्री रिकॉर्डेड क्या है, जैसे हम लोगों का मॉडल है, हम लोगों की वेबसाइट पे लेक्चर्स हैं, आप वेबसाइट पे लॉगिन करते हो, जाके देखते हो लेक्चर, डेमो शेमो देखते हो, समझ आती है, चीजें अच्छी लगती हैं, प्री रिकॉर्डेड में आप एनरोल हो जाते हो। ठीक है, एनरोल होने के बाद प्रॉपर तैयारी करते हो, जिस तरह हम लोग प्री रिकॉर्डेड में तैयारी किस तरह करवाते हैं, मैं इस पर अभी थोड़ी देर बाद इस पर भी डिटेल बताता हूँ। और इसमें आप फेस टू फेस, F2F, फेस टू फेस भी पढ़ते हो, कॉलेजेस फेस टू फेस भी करवाते हैं। वैसे तो मैं फेस टू फेस भी अवेलेबल हूँ एक कॉलेज के साथ, अगर आपको मतलब उस चीज पे मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए और आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। और प्री रिकॉर्डेड फॉर्म और ऑनलाइन फॉर्म में तो मैं खुद अपने इंस्टीट्यूट को रन कर रहा हूँ, अकाउंटेंसी हब, जिसमें हम प्रॉपरली तमाम एसएससी के एग्जाम्स को ऑनलाइन और प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में लेके चल रहे हैं। स्टूडेंट ने पूछा ऑनलाइन ज्यादा सही है फिजिकल, देयर टू, देखो मैं ये नहीं रिकमेंड करूंगा कि मैं बोलूँ सारे ऑनलाइन कर लें। ठीक है, मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। इसकी रीजन, हालांकि मैं खुद करवा रहा हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि लेकिन ऑनलाइन और फिजिकल के प्रोज एंड कॉन्स दोनों के हैं। प्रोज एंड कॉन्स दोनों के क्यों है, देखो फिजिकल में इंटरेक्शन बिल्कुल ज्यादा है, उस लिहाज से वो बेस्ट है। मोड ऑफ लर्निंग पे थोड़ी डिस्कशन करें तो मैंने कहा ये पॉइंट बता दूं कि नो डाउट उसमें इंटरेक्शन ज्यादा है, नो डाउट उसमें इंटरेक्शन ज्यादा है। ट्यूटर आपके सामने है, सारी बातें उसी वक्त हो रही हैं, स्टूडेंट सवाल पूछ रहे हैं, आपको समझ आ रही है, देर आर मेनी मेनी पॉजिटिव पॉइंट्स देयर, राइट। उसके बरक्स ऑनलाइन में क्या फायदा है, ऑनलाइन में क्या फायदा है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि एक है फेस टू फेस, एक है ऑनलाइन, और एक है प्री रिकॉर्डेड। अब जिसको जो फायदा लग रहा है, जिसको जो बेहतर लग रहा है, वो उसमें ज्वाइनिंग कर सकता है। ठीक है, देखो फेस टू फेस में ये फायदा जरूर है, इंटरेक्शन है स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ। ठीक है, क्वेश्चंस जब स्टूडेंट्स करेंगे तो वो ऑब्वियसली बात है, आपको आपको भी सुनाई देगा, आप भी उस पर सुनोगे, आप भी मजीद क्वेश्चनिंग करोगे। ठीक है, ट्यूटर के साथ लिंक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसमें। ठीक है, ऑनलाइन में भी ट्यूटर के साथ लिंक ज्यादा है, क्योंकि ऑनलाइन जैसा मैं अभी आज आया, जैसा अभी ये ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन मैं आपको समझा रहा हूँ, रोज आऊंगा तो ट्यूटर के साथ लिंक हमारा अच्छा होगा। इसमें भी क्वेश्चनिंग्स जो है ना वो बेहतर होंगे। इसमें इंटरेक्शन थोड़ा सा लेस होगा, थोड़ा लेस होगा, लेकिन ऑनलाइन में उसके बाद फायदा क्या है, टाइम सेविंग इसमें है। पहली चीज टाइम सेविंग, दूसरी चीज कॉस्ट सेविंग, तीसरी चीज आपको जो है ना वो टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग, और इसमें हेल्थ सेविंग। हेल्थ सेविंग किस तरह, देखो आप मानो या ना मानो, आपको मैं सिंपली बताता हूँ, जब आपको पता है कि आपने घर में पढ़ना है, रूटीन बनाना मुश्किल है, वो एक इसका है नेगेटिव पॉइंट में, लेकिन अगर आप रूटीन बना लेते हो, आपका टाइम सेव होगा, आने जाने में जो आपका टाइम लगना है, आपकी फ्यूल कॉस्ट, अगर आप किसी गांव से आते हो, किसी कस्बे से आते हो, तो हॉस्टल में रहते हो, उसकी कॉस्ट सारी सेव होगी। हेल्थ सेविंग का मतलब ये है कि आप ऑब्वियसली जब आप जाओगे तो ऑब्वियसली बात है यार, बंदे एज अ ह्यूमन बीइंग हम थक जाते हैं। ठीक है, तो वो फिर टाइम कवर होने में उस पर टाइम जाया होता है। ठीक है, तो ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि टाइम सेव होता है, कॉस्ट सेव होती है, हेल्थ सेविंग है, जो कि फेस टू फेस में नहीं है। लेकिन फेस टू फेस में उसके बरक्स क्या है, इंटरेक्शन ज्यादा है। अच्छा प्री रिकॉर्डेड में क्या है, प्री रिकॉर्डेड में इंटरेक्शन उस केस में ज्यादा है कि अगर हम जो है ना प्री रिकॉर्डेड के साथ हाइब्रिड क्लासेस रखें। हाइब्रिड क्लासेस इस तरह कि जैसे फॉर एग्जांपल प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में तो आपको लेक्चर्स मिले, लेकिन ट्यूटर के साथ आपके प्रॉपर सेशंस भी हों। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम लोग अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी पॉइंट पे आपको इशू आता है, जिस तरह हमारे जो प्री रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं वो इस तरह होते हैं कि हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो प्रोवाइड कर देते हैं, पूरी सीक्वेंस में सारा कुछ प्रोवाइड कर देते हैं, टेस्टिंग सिस्टम किस तरह टेस्ट देने हैं, क्या हिसाब किताब है, सारा। ये नहीं कि लेक्चर्स ओनली, टेस्टिंग सिस्टम होता है हमारा प्रॉपर, उसमें ये है कि प्रॉपर टीए सपोर्ट होती है, टीचर असिस्टेंट सपोर्ट होती है, मैनेजमेंट की तरफ से सपोर्ट होती है, हमारे नोट्स होते हैं, जो भी हमारे जो डाटा वगैरह सब कुछ होता है, वो सारा स्टूडेंट को मिलता है। लेकिन अगर हम स्टूडेंट को साथ एक ये भी ऑप्शन देते हैं कि वीकली वन ऑनलाइन लाइव क्लास होगी,
जिसमें अगर आपको कोई इशू है तो आप हमें बता सकते हो कि मुझे इस टॉपिक में इशू है। छोटे मोटे इश्यूज तो आप व्हाट्सएप पे देख सकते हो ना, यानी व्हाट्सएप पे पूछ लिया, ट्विटर आपको ग्रुप बनाएगा, क्योंकि प्री रिकॉर्ड में ना ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनते हैं प्रॉपर, तो उसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन कभी कभार ज्यादा इश्यूज आते हैं तो उसमें लाइव क्लास की अरेंजमेंट हो सकती है, ठीक है, उस लिहाज से इंटरेक्शन है, ठीक है। इसमें जो है ना जो इसमें जो एक फायदा ये है, फायदा ये वाले फायदे सेम इसमें भी है कि टाइम सेविंग है, कॉस्ट सेविंग है और हेल्थ सेविंग है। और इसमें एक फायदा प्री रिकॉर्डेड में ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम। प्री रिकॉर्डेड में ये फायदा जो कि ऑनलाइन और उसमें फेस टू फेस में नहीं है। एक तो फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम का मतलब आप कभी भी लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। किस तरह कि आपके पास लेक्चर्स हैं, आप चाहो रात 12 बजे देखो, आप चाहे रात 2 बजे देखो, सुबह 2 बजे देखो, 2:30 बजे देखो, आपसे किसी ने नहीं पूछना कि आप कितने बजे लेक्चर्स देख रहे हो सकता है आपने अपनी रूटीन बनाई हो, लेकिन एक तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरा, इसमें आप अपनी स्पीड को खुद से मैनेज कर सकते हो। यानी अगर एक कोर्स 3 महीने में होता है एंड यू आर ट्राइंग कि हम 2 महीने में कर लें, तो आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 15 दिन में कोर्स पूरा करने की कोशिश करो, महीने में करने की कोशिश करो और मसला हो जाए। मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि अगर कभी आपको स्पीड का इशू आता है, अगर आपको कभी स्पीड का इशू आता है तो आप अपनी स्पीड को बेस्ट ज्यादा बेहतर कर सकते हो, स्लो कर सकते हो। कभी आपको फॉर एग्जांपल कहीं, कभी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ट्रैवलिंग में होते हैं, या किसी का होता है कि बहुत ज्यादा ट्रैवल करना है, तो उनके लिए हो सकता है कि क्लास पे में टाइम पे पहुंचना मुश्किल हो सकता है, तो उनके लिए ये सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। और कभी कभार ये होता है कि आपने, अल्लाह ना करे, आप कभी फेल हो जाते हो किसी एग्जाम में, तो आपको किसी खास पार्ट को ही सिर्फ देखना है, यानी कि आपको ये 6 चैप्टर है जिनमें इशू है, तो प्री रिकॉर्डेड में ये फायदा होता है, क्योंकि ये 6 चैप्टर है जिनमें फायदा है, 6 चैप्टर है जिनमें फायदा है, तो अब फायदा ये होता है कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेके सिर्फ उन्हीं को पहले देख लेते हो। ऑनलाइन या क्लास पे तो ये होगा ना कि आप अगर एनरोल होते हो तो आपको फर्स्ट डे से पहले चैप्टर से एंड तक देखने हैं। तो प्री रिकॉर्डेड के एज कंपेयर टू फेस और ऑनलाइन ज्यादा फायदे हैं। फेस टू फेस में ये फायदे हैं कि आपका इंटरेक्शन जरूर है, लेकिन जो मेन चीज होती है कि स्टूडेंट फॉर एग्जांपल, अब आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनमें ये चीज बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि जब से हमारे कोरोना आया तो एक बहुत ज्यादा एक चेंज आया स्टूडेंट्स के अंदर, कि एक स्पैन में एक टाइम पे बैठ के पढ़ना जो है ना, वो अगर अगर तो वो बेस्ट है, अगर तो वो बेस्ट है, ठीक है, स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट को बेहतर लगता है, तो मैं कहता हूँ फेस टू फेस से बेटर कोई चीज नहीं है। मैं खुद रिकमेंड करता हूँ फेस टू बेटर कोई चीज नहीं है उससे बेटर। क्यों? क्योंकि उसमें अगर आपको समझ आ जाए, सारी चीजें मैनेज हो रही हैं, ठीक है। अगर ऑन द अदर हैंड इन पॉइंट्स को देखा जाए, तो जो स्टूडेंट आपके आपके सामने मैंने तकरीबन मोटे मोटे सारे पॉइंट्स रख दिए हैं, आपको जो बेहतर लगे आप उस लिहाज से कर सकते हो। एसीसी पूछेगा आपसे क्या कैसे पढ़ा? नहीं, एसी से नहीं, ये नहीं पूछेगा। एसी से तैयारी करो, आ जाओ पेपर में बैठो, सिंपल। उसका ये काम है, उन्होंने ये नहीं पूछना कि आप कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, लेट के पढ़े, खड़े होके पढ़े, बैठ के पढ़े, आपने लिख के पढ़ा, सुन के समझा, कैसे किया, उनको इससे आपकी तैयारी 100% हो, पेपर में बैठो, पेपर दो, ये सीन है। तो मोड ऑफ लर्निंग जो है उनके मैंने पॉइंट इसलिए डिस्कस किए हैं कि स्टूडेंट्स को पहले क्लियर है कि एसीसी इसमें कोई इशू नहीं करेगा। अब एग्जाम्स पे आते हैं। एग्जाम्स के पॉइंट में मैं जो आप लोगों को एक चीज बताना चाह रहा हूँ, एग्जाम्स में मैं जो आपको चीज बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि एसीसीए में 3 लेवल जो मैंने आपको बताया, एएफडी, फंडामेंटल्स और प्रोफेशनल्स, ये 3 लेवल्स मैंने आपको बताया, ठीक है। एएफडी के जो एग्जाम्स है ना, एएफडी के एग्जाम्स, ये आप, मैंने आपको बताया, जैसे बता रहा था कि कभी भी दे सकते हो, कभी भी दे सकते हो। यानी कि कभी का मतलब ये नहीं है कि मैं आज 7 बजे उठ के गया, मैंने जाके कॉलेज में बोला ये पकड़ो पैसे मेरा एग्जाम दिलवाओ। कभी का मतलब ये होता है कि हर महीने उन्हें एवरेज तकरीबन सारे कॉलेजेस में जो जो एग्जाम्स दिलवाते हैं डेट्स आ रही होती है। आप जाके पूछते हो कि अच्छा अपडेट कब आ रही हो, बोलता है अच्छा 28 तारीख आ रही है, आज 15 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप बोलते हो अच्छा 28 को डेट आ रही है, कब लास्ट डेट कब है फीस की? वो कहते हैं 18 तक। मैं जाता हूँ 17 18 को जाके फीस जमा करवा देता हूँ, 18 को मेरा एग्जाम निकलता है। मैं उनसे पूछता हूँ नहीं मुझे इस मंथ नहीं देना, अगले महीने देना, वो कहते हैं अगले महीने 10 को पेपर है, अगले महीने 15 को। तो वो हर महीने भी डेट्स आ रही होती है, लेकिन ये रूल अप्लाई होता है एएफडी पे, ये रूल अप्लाई होता है एएफडी में, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो फंडामेंटल्स और प्रोफेशनल्स हैं, फंडामेंटल्स और प्रोफेशनल्स होते हैं, इनका इनका ये हिसाब नहीं है, इनकी प्रॉपर अटेम्प्ट्स हैं, इनकी प्रॉपर डेट्स हैं जो पहले ही आपको पता होती हैं, और वो कब आती है, मार्च, जून,
सितंबर और दिसंबर, यानी ये अटेम्प्ट्स होती हैं, मार्च अटेम्प्ट, जून अटेम्प्ट, सितंबर और दिसंबर, 4 अटेम्प्ट्स में पेपर है। यानी अब इसमें ये नहीं हो सकता कि आपका मार्च में आपने पेपर नहीं दिया तो आप अप्रैल में दे दो, ऐसा नहीं होगा, फिर आपको जून में ही देना होगा। ठीक है। हाँ ये है कि अब ये 3 3 महीने में बच्चे जो है वो 2 एग्जाम्स पिक करें, एक एग्जाम पिक करें, डिपेंड्स, मैंने पहले बता दिया था ये डिपेंड है। यहाँ पे एक करें, दो करें, डिपेंड्स। ठीक है। जनरली कॉलेज आपको एक तरीका बता रहा होता है ये हिसाब किताब है, लेकिन इट डिपेंड्स। ठीक है, इट डिपेंड्स। ठीक है। इसी तरह फंडामेंटल प्रोफेशनल में भी 2 उठा रहे हो, 1 उठा रहे हो, जितने भी एग्जाम्स आप कर रहे हो उस लिहाज से आप मार्च टाइम, हो सकता है आपने बोला कि मुझे मार्च में, आप जनवरी में आपने डिसाइड किया कि मैंने मार्च में कोई एग्जाम नहीं देना, मैं डायरेक्ट जून में जाके 2 एग्जाम्स दूंगा, दे सकते हो। मैं डायरेक्ट सितंबर में जाके एग्जाम दूंगा, 3 एग्जाम दूंगा, दे सकते हो। आपको इसमें ये कोई नहीं पूछने वाला। जनरली ट्रेंड ये होता है कि 3 महीने में स्टूडेंट 1 या 2 पिक करते हैं, या 6 महीने में 2 पिक करते हैं। जनरल मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं। ठीक है। लड़के ने पूछा प्री रिकॉर्डेड क्लास की रिकॉर्डिंग कितने टाइम की है, लाइक 2 3 आवर्स, एंड अकाउंटेंसी हब की कोई रिन्यूअल मेंबरशिप एंड साइन अप काइंड ऑफ फी है कोई। मैं बताता हूँ। सबसे पहले प्री रिकॉर्डेड क्लास जो है उसकी रिकॉर्डिंग कितने टाइम की है। हमारे हर हर क्या कहते हैं सब्जेक्ट के टाइमिंग्स है। फॉर एग्जांपल पहले मैं बताता हूँ कि टोटल टाइम क्या है। जैसे MA1 का कोर्स हमारा है ऑन एन एवरेज 60 आवर्स पे। ठीक है। कोई कोर्स हमारा है 40 आवर्स पे, कोई कोर्स 80 आवर्स पे, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर करता है। वो आप जिस सब्जेक्ट में मुझसे कॉन्टेक्ट करोगे मैं उस सब्जेक्ट के मुताबिक आपको बताऊंगा इतने टाइम पे है। अब उसके अंदर वो प्रॉपर एक, मैं आप लोगों को ना इस पे ना दिखा भी देता हूँ कि किस तरह एनरोल होना है। अभी एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको अपनी पूरी वेबसाइट का ना, हम अपनी पूरी वेबसाइट का आपको विजिट कराते हैं। ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह एनरोल होना है, कौन कौन सी चीजें हैं जिसको देखना है। ठीक है। आपको उसमें आइडिया हो जाएगा। ठीक है। अच्छा। अब इसमें यह है कि जो पर लेक्चर है, किसी में कोई 1 घंटे का लेक्चर होगा पर लेक्चर, कोई 45 मिनट्स पे होगा, कोई 30 मिनट्स पे होगा। डिपेंड करता है जिस तरह मैंने रिकॉर्ड किया होगा मैंने, क्योंकि मैं भी ट्यूटर हूँ अपने इदारे में, और मेरे ही इदारे में और ट्यूटर्स भी मेरे साथ लिंक्ड हैं जिनके थ्रू हम ACCA करवा रहे हैं। मैं खुद भी बताते खुद जो AFD लेवल बेसिकली अपने इदारे में वो सारा मैं खुद देख रहा हूँ। MA1 से लेके F3 तक ये जो 7 एग्जाम्स हैं इनमें से जस्ट एक एग्जाम है जो मैं नहीं देख रहा। AFD में सारे मैं खुद देख रहा हूँ। फंडामेंटल्स में एक एग्जाम F5 है जो मैं खुद देख रहा हूँ, यानी कि वो मेरा अपना सब्जेक्ट है, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। बाकी जो है वो अदर ट्यूटर्स मेरे पास हैं जो हम डील करें, और वो जो है ना मार्केट के वो ट्यूटर्स हैं जो कि बहुत एक्सपीरियंस, 15 15 12 12 साल एक्सपीरियंस ट्यूटर हैं। अच्छा, एक रिन्यूअल मेंबरशिप हमारी जो ये मैं बता दूं, हमारे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर में नबील साहब, हमारे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स की जो एक्सेस होती है वो 90 डेज की होती है। यानी आपको लेक्चर्स मिलेंगे 90 डेज के लिए, आप 60 में खत्म कर लो, 70 में कर लो, 90 में कर लो। ऊपर हम 10 15 दिन के ना एक फ्लेक्सिबल टाइम रखते हैं कि अगर स्टूडेंट हमें ये शो करा देता है आगे कि ये देखो मैंने पेपर बुक करवा लिए, मुझे 10 15 दिन के लिए चाहिए, बस 10 15 दिन के लिए मुझे रिवीजन के लिए लेक्चर्स चाहिए, तो हम 10 15 दिन का वो एक ग्रेस पीरियड टाइम भी दे देते हैं। ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट उस 90 डेज या उस 105 डेज में भी कंप्लीट नहीं करता, अब उसको एक्सटेंड करवाने हैं लेक्चर्स, क्योंकि ये इट्स नॉट द मेंबरशिप लाइक कि आपने वेबसाइट पे मेंबरशिप ले ली, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर करता है कि जिस सब्जेक्ट में आप एनरोल्ड हो, अगर उस पर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो उसके कुछ एक्सटेंशन चार्जेस होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द डेज यू वांट। आपको महीने की एक्सटेंशन चाहिए, 45 डेज की, 60 डेज की, या 90 डेज की, तो उसके हिसाब से हमारे एक्सटेंशन चार्जेस एंड दैट आर नॉट बहुत ज्यादा। मे बी वो 2 3 हज़ार रुपए फिर आज के मुताबिक हो, कल को, अब ऑब्वियसली दिस वीडियो इज रिकॉर्डेड ऑन लाइक टुडे इज 15 जून 2024। अब कोई 2 साल बाद ये वीडियो देख रहा हो या 3 साल बाद तो मे भी चार्जेस और हो, लेकिन अभी के हिसाब से ऑन एन एवरेज तकरीबन 2 3 हज़ार 4 हज़ार डिपेंडिंग ऑन द डेज। ठीक है। उस लिहाज से। ठीक है। अच्छा, अब इस पे बात करते हैं। हमने बात कर ली क्या कहते हैं अकाउंटेंसी हब से रिलेटेड एग्जाम्स पे, ACCA से रिलेटेड एग्जाम्स पे बात कर ली। ठीक है। मेन चीज इसमें जो मैं एक चीज लिखी थी ऊपर, एक मिनट से, वेट अ मिनट, मैं वो पॉइंट देख लूँ, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, आप लोगों को अगर मैं थोड़ा रिवाइज कराऊं, 17 एग्जाम्स हैं आफ्टर, अगर स्टार्ट से शुरू से मतलब वो करते हो, 17 एग्जाम्स हैं, 3 लेवल्स हैं, AFD, फंडामेंटल्स, प्रोफेशनल्स। 3 लेवल से पहले लेवल का पेपर कभी भी दे सकते हो, इदारे आपको बताएंगे कब देने हैं, वो उन्होंने अपने लिहाज से सिस्टम सेट किया हुआ। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर में जब आपकी तैयारी हो जाएगी आप कर लोगे, सही है।
फंडामेंटल के एग्जाम और प्रोफेशनल के 3 3 महीने बाद अटेम्प्ट आएगी। एक अटेम्प्ट में 2 एग्जाम दे दो, एक एग्जाम दे दो, डेट्स अलग होंगी लेकिन फिक्स होंगी, डेट्स पता होंगी आपको पहले से। अच्छा, एग्जाम फीस क्या है सब बता दी, अकाउंटेंसी आपकी फीस स्ट्रक्चर फिलहाल क्या चल रहा है और उस पर क्या ऑफर्स है वो एक अलहदा बता दिया, सही है, ये भी हो गया। हमने इस पर डिस्कस कर लिया कि एग्जाम्स देने किस तरह हैं, ये भी डिस्कस कर लिया है। मोड ऑफ लर्निंग डिस्कस कर लिया, कैसे कैसे पढ़ सकते हो, क्या फायदे हैं रिकॉर्डेड के, क्या फायदे हैं ऑनलाइन के। अच्छा, इक्विवेलेंस ले सकते हो मास्टर्स की अगर एसी से मेंबर हो, 180 प्लस कंट्रीज में ये डील हो रहा है। और यहाँ पे मैंने सर आपको बता दिया कि पेपर्स का क्या हिसाब किताब है। जनरल डिस्कशन हमारी सारी हो चुकी हुई है। इसमें जो एक चीज मैं आपको बस ऐड ऑन कर लूं, उससे पहले किसी का क्वेश्चन आया सर अगर एएफडी के एग्जाम पर मंथ एक एक एग्जाम प्रिपेयर कर ले तो नेक्स्ट लेवल में कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं यार, इशू नहीं होगा, इशू नहीं होगा, लेकिन मैं आपको जनरली बता दूं कभी कभार बच्चे क्या करते हैं ना, एक एक महीने में जो है ना वो बहुत तेजी से पढ़ते हैं। देखो देखो मैं आपकी सबको एक क्लियर बात करूंगा, हर स्टूडेंट सेम नहीं है, राइट? अकल सब में है, सब ठीक है, लेकिन सेम नहीं है। मेरी कैपेसिटी ये है कि मैं 2 महीने में एग्जाम की तैयारी कर सकता हूँ, लेकिन मैं मजबूरन अपने आप को कह रहा हूँ 1 महीने में ही करनी है, और कल को फेल हो जाऊं ज्यादा मसला है। अगर एक एग्जाम करके आप बाद में पेपर में बैठते हो, पास कर लेते हो, लेकिन नॉलेज पूरा है आपका, फिर आपको बाद में इशू नहीं होगा। लेकिन मैं पता क्या रेकमेंड करता हूँ कि यार एक एग्जाम पे ना, 1 या 2 एग्जाम अगर आपने करने हैं तो 2 ढाई महीने प्रॉपरली उसको समझो, क्योंकि कभी कभार चीजें ऐसी होती हैं कि आप 10 10 घंटे रोज पढ़ के निकाल लेते हो, एग्जाम एग्जाम निकल जाता है। यानी आपने 1 महीने में रोज 8 घंटे पढ़ा, प्रॉपर पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, निकल गया एग्जाम। लेकिन भाई मैं आपको जिस आप समझाता हूँ इसकी ये बड़ी मैं बड़े एक अंदाजे से अंदाजा मतलब बड़ा एक पक्की एग्जांपल मैंने इस पे सोची हुई है, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताता हूँ। आप अगर जिम ज्वाइन करते हो, मैं आपको बोलूं आज जिम ज्वाइन करनी है, रोज 10 घंटे जिम करनी है, महीने बाद आके ना मुझे बताना क्या रिजल्ट है, सिर्फ फोकस करना पॉइंट पे। एक बच्चे को मैं भेजता हूँ जिम करके आओ, रोज कितने घंटे, 8 से 10 घंटे जिम करनी है, महीने बाद मेरे पास आना। एक बच्चे को मैं कहता हूँ रोज रोज क्या कहते हैं ना, आपने जिम करनी है 1 घंटा, 3 महीने के लिए मेरे पास आना उसके बाद। और एक बच्चे को मैं कहता हूँ कि साल के लिए जिम करनी है, एक दिन छोड़, हफ्ते में 4 दिन करनी है, हफ्ते में 3 दिन करनी है, फिर हर हर हफ्ते 3 3 दिन करनी है। सबसे ज्यादा फायदा, सबसे ज्यादा फायदा पता है किसको होगा? सबसे ज्यादा अच्छी अच्छी जो बॉडी है और जो सबसे ज्यादा बेहतर जो होगा ना उनमें से वो होगा जिसको जिसने रोज जिम की और 3 महीने के लिए की। क्योंकि जो रोज 10 घंटे जिम करके 1 महीने बाद आएगा ना, उसका कुछ बनेगा, वो तो मेरा ख्याल है वो तो दूसरे दिन ही कर ही नहीं पाएगा। जो बच्चा 1 घंटा रोज कर रहा है, रोज जिम कर रहा है, एक प्रॉपर टाइम लगा रहा है, और 3 महीने बाद, और जो वो तो वो सबसे बेस्ट होगा। और जो बच्चा एक हफ्ते में 3 दिन जा रहा है, फिर बाकी 4 दिन छुट्टियां कर रहा है, फिर 3 दिन जा रहा है, फिर चार, वो साल भी लगा रहेगा ना, उसको उतना फायदा नहीं होने वाला। तो एसीसी का भी सेम यही हिसाब है। एक रेगुलर टाइम दो, 2 3 घंटे पढ़ो, प्रॉपरली पढ़ो, ठीक है, और अपने टाइम पे एग्जाम दो। 2 4 महीनों से 5 महीनों से फर्क नहीं पड़ेगा, आपको नॉलेज आ जाएगा, क्योंकि इस यही नॉलेज एएफडी का फायदा आने वाला है अगले स्किल्स लेवल पे, फंडामेंटल्स या प्रोफेशनल लेवल पे आपको उसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। यहाँ पे तेजी में चीजें पढ़ के पास कर लोगे, कल को जब जाओगे तो काफी बेस स्ट्रॉन्ग ना हुई तो मसला हो सकता है। तो मैं कहूंगा कि अगर तो आपकी एक लेवल है कि आप पिक कर लेते हो चीजें, फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है, मैं एक्सेप्ट करो उसको, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था तो मैं एक्सेप्ट करता था कि हाँ यार मुझे नहीं आता, टाइम लगाना है तो लगाता था और मुझे फायदा होता था, ठीक है। अच्छा, एक्सक्लूडिंग क्लास यार, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ये कितने घंटे डेली, कितने घंटे देने हैं, ये बड़ा बड़ा मजे का पॉइंट है। सुनो, इस पॉइंट को बड़े क्लियरली समझो। आप अक्सर ना मेरे फादर से मैं बताता हूँ, मेरे फादर मुझे क्या कहते हैं, कहते थे जब मैंने एसी से स्टार्ट किया था तो वो ये कहते थे कि रोज ना 8 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। खुद भी पढ़ते थे वो, एक लाइक, तो उनका जो हमारी फैमिली बेसिकली उसी से रिलेटेड है, तो अब ये कहते हैं ना, वो मेरे फादर मुझे बोलते थे 8 10 घंटे रोज पे पढ़ो। मैं था एवरेज स्टूडेंट, मैं अपनी लाइफ में था एवरेज स्टूडेंट का मतलब ये नहीं कि मैं चीजों को बहुत डिमोटिवेट, नहीं, मेहनत करता था तो अच्छे नंबर भी लेता, लेकिन था एवरेज स्टूडेंट, सही है। तो अब मुझसे क्या होता था, मैं जब 8 10 घंटे पढ़ता था, 2 3 घंटे के बाद तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आता था, ठीक है, 2 3 घंटे लगाने के बाद कुछ समझ नहीं आता था। पहले 2 एग्जाम्स मैंने पिक किए थे, MA1 FA1। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप बिल्कुल भी छोड़ दो, अब बहुत ज्यादा प्रेशर। मैं कहता हूँ कि अगर आप डेली 2 to 3 आवर्स, कितना, 2 to 3 आवर्स, कभी, अच्छा जरूरी नहीं है 2 to 3 आवर्स, कभी ये 4 घंटे भी हो सकते हैं, कभी ये 5 घंटे हो सकते हैं, कभी 6 घंटे भी हो सकते हैं।
कभी 1 घंटा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस। मैं ऑन एन एवरेज कह रहा हूँ, अगर आप डेली 2 to 3 आवर्स दे रहे हो ना, मैं कहता हूँ इसी जगह डेली, जिम वाली एग्जांपल याद रखना, डेली अगर आप 2 से 3 घंटे दे रहे हो ना, तो भाई मैं आपको गारंटी कहता हूँ, गारंटी कह रहा हूँ, आप एसीसी सारे एग्जाम्स के सारे एग्जाम्स इजीली पास कर लोगे, एक्सक्लूडिंग क्लास। क्लास अगर क्लास ही 3 घंटे की, ये ना बोलना 3 घंटे की क्लास लेके आए अब नहीं पढ़ना, मैं एक्सक्लूडिंग क्लास बात कर रहा हूँ, इट्स एनफ, इट्स एनफ। ये मैं बड़े एवरेज स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ। पढ़ना रोज है, शर्त अगर आपने एक भी दिन छोड़ा तो फिर मैं गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन अगर आपने रेगुलर पढ़ा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका एसी से पास। अच्छा, आफ्टर एसीसी अगर हम फॉरेन कंट्री में जॉब के लिए अप्लाई करें तो क्या वहाँ जॉब वीजा मिल सकता है एसीसी पर, लाइक यूएई वगैरह डिग्री? हाँ हाँ हाँ। इस पॉइंट के ऊपर यार मेरी ना, मेरा ख्याल है मैंने बीएससी की बनाई है वीडियो। मैं ना आपको ना आप ना अकाउंटेंसी हब जो है ना मेरा चैनल और इंस्टाग्राम, उसको फॉलो करो, ठीक है? फॉलो क्या करना है, वहाँ पे वीडियोस मिलेंगी। उसके अंदर मैंने ये पॉइंट बताया हुआ है कि एसीसीए जो है ना वो इस चीज पे करेगा कि नहीं करेगा। वैसे फिलहाल यूएई ने कहा है कि एसीसी के सर्टिफिकेशन पर हम वीजा नहीं देंगे, बीएससी हो तो वीजा मिलेगा, बिल्कुल है, लेकिन रूल्स चेंज होते रहते हैं। ये बात मैंने बड़ी डिटेल में वहाँ बताई हुई, क्योंकि इट्स लॉन्ग डिस्कशन, ठीक है? मैं चाहूंगा मैं इस पे जो है ना, मे भी एक आधा लाइव ओरिएंटेशन सेशन इस पे भी रख लूँ वीजा पर्पज इस पे। लेकिन अभी फिलहाल जो है ना, मैं इस पे आज का जो टॉपिक है बेसिकली एसीसी के ऊपर है, तो वीजा वाली जो वीडियो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है? अच्छा, अब हमारा जो सारी बातें हमारी तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ पे इतनी कॉस्ट लगा ली, इतना टाइम लगा लिया सर, आपने फीस भी बता दी, सब कुछ बता दिया, ड्यूरेशन भी बता दी सब, सर उसके बाद बताएं जब एसी से कर लेंगे तो क्या होगा हमारे साथ? क्या होगा हमारे साथ? हमारे लिए रेड कारपेट पीछे होंगे, हम जाएंगे, हमारे ऊपर फूल फेंक के जाएंगे कि तुम एसी से कर रहे हो, क्या ही बात है यार, तुम एसी से कर रहे हो, तुम्हारी क्या बात है? तो जो लोग ये तुम्हें बताएं, जो लोग ये तुम्हें बताएं, तो उनको तो पहले मेरे पास लेके आना ना, जो बोलते हैं कि स्टार्टिंग पैसे होते हैं। मैं तुम्हें आज एक बात क्लियर कर देता हूँ, अपने दिमाग में एक चीज पक्की कर लो। मैंने मैंने टाइम के साथ सीखी थी ये चीजें, लेकिन मैं इस चीज पे पहले था, मैं इस चीज को एडमिट करता हूँ कि मैं पहले से इसमें बड़ा समझदार था, लेकिन मैं अब मजीद इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुका हूँ। और आपको भी कहना चाहूंगा कि अपने जहन में एक चीज प्रैक्टिकल कर लो। ये एक बंदा है जो तुम्हें नहीं जानता, ठीक है? और ये तुम हो, ठीक है? ये तुम हो, और ये है किसी कंपनी का ओनर, ठीक है? कंपनी है इस ओनर की, तुम इस कंपनी में जाते हो, राइट? स्टूडेंट कहता है कि हमने हमने तो 12 लाख 15 लाख लगा के सीसी किया, हमने 20 लाख लगा के ये स्टडीज की, हमने 50 लाख लगा दिया, हमने 1 करोड़ में हम डॉक्टर बन गए, ठीक है? इतना पैसा लगा के, और हम जब जाते हैं तो कंपनीज हमें 25,000 30,000, पाकिस्तान में बता रहा हूँ, 40,000 पे कर रही है। कितना जुल्म है, कितना जुल्म है! तो मैं तुमको बता दूं कि एसीसीए के अगर तुम अफिलिएट हो, यानी कि तुम्हारे 17 एग्जाम्स पास है, लेकिन अभी तुमने एक्सपीरियंस नहीं लिया, तुम मुझे बताओ, ओनर तुमको जानता नहीं है, वो तुम्हें काय को पैसे दे? वो तुम्हें पैसे क्यों दे? तुम्हें अगर फॉर एग्जाम्पल वो 5 लाख रुपए पैक जाते साथ ही दे दे, तुम्हें 2 लाख जाते साथ दे दे, वही तुम सोचो, तुम खुद सोचो कि तुमको काम आता है? जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, काम काम है। दोबारा सुनो, तुम 100 किताबें 200 किताबें पढ़ लो, काम काम है। एक चीज होती है नॉलेज होना, एक चीज होती है हिकमत होना। हिकमत, काम में हिकमत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आती है, जिसको आप बोलते हो विजडम। विजडम जो है ना, जो किसी भी काम में आपको आता है, तो वो प्रैक्टिकल चीज से आता है। आपको जो है ना, काम के अंदाज और पेचीदगियां और प्रोज एंड कॉन्स, सारे नेगेटिव्स पॉजिटिव सारे मामला प्रैक्टिकल बैठ के पता चलती हैं। तो स्टार्टिंग पे 1-2 साल तो आपने ये सोचना भी नहीं है कि आप कमा सकते हो। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर सोचते हैं कि हम तो बाहर चले जाएंगे, तो बाहर जाके ठीक है, वो बाहर जाके यहाँ कन्वर्ट होके पैसे ज्यादा बन जाएंगे, लेकिन स्टिल अगर फॉर एग्जाम्पल दुबई जाते हो, तो ऑन एन एवरेज 2500 से 3500 दिरहम इसी रेंज में आपको सैलरी मिल जाएगी। मैं अभी दुबई से रिसेंटली होके आया हूँ, तो नॉर्मली यही ट्रेंड है इसमें, 2500 से 3500 जो स्टार्टिंग लेवल पे एसीसी को मिलती है, ठीक है? तो दुबई के हिसाब से ये भी कम है भाई, ये भी कम है। जो दुबई का वहां पे रहने वाला रेजिडेंट होगा, उसे पूछना कभी, यहाँ कन्वर्ट होगी होती है, लेकिन वो कहेंगे यार दुबई में रहने के लिए 2500 से 3500 दे हम। हाँ, कन्वर्ट करोगे तो आपको यहाँ पाकिस्तान में भी 2.5 लाख 3 लाख लगे, ठीक है? लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, लोकेशन चेंज करने से फर्क आ सकता है, लेकिन स्टार्टिंग पे तमाम कंट्रीज के हिसाब से कम सैलरीज इसलिए मिलती हैं कि आपको आता तो हो। हाँ, 2 से 3 साल एक्सपीरियंस, यानी जब आप मेंबरशिप, मैंने आपको बताया ना मेंबरशिप के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे ही आप मेंबर बन जाओगे, ये देखो, जैसे ही आप मेंबर बन जाओगे, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि उसके बाद आपकी वैल्यू ज्यादा होगी।
उसके बाद यू विल गेट, जिसका दुबई में ही मैं देख रहा था, एक मेंबर था एसीसी का, मेंबर भी नहीं था शायद, 2 साल का एक्सपीरियंस था उसका, तो वो 10,000 दे रहा हूँ उसकी सैलरी थी। फिर मैंने 12,000 में भी देखे जो मेंबर्स हैं, 3 साल के एक्सपीरियंस, 12,000 इज लाइक पाकिस्तानी 10 लाख रुपए, ठीक है। 15,000 में भी देखे, 20,000 में भी देखे, जो कि मेंबर बनने के बाद 2-3 साल एक्सपीरियंस, उसके बाद ग्रो होते होते फाइनेंस मैनेजर्स बन गए, और 25,000 दे रहा हूँ, 30,000। मैं असल में मिडल ईस्ट पे ज्यादा फोकस इसलिए क्योंकि मेरा विजिट वहीं पे है, तो मैंने वहाँ पे प्रैक्टिकली लोगों के साथ बैठ के एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स यानी कि ऑनर्स के साथ भी मुलाकात करते हुए और एम्प्लॉइज के साथ भी मुलाकात करते हुए इस चीज़ की एनालिटिक्स देखी है, प्रैक्टिकली जाके देखी है। बाकी नेट से तो आप कहीं पे भी यूके में भी देख सकते हो कि वहाँ पे भी जो बेस रेट है वो 2,000 पाउंड है, फिर 3 हो जाते हैं, इस तरह सारे मामला। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, जो देख के आया हूँ कि इतनी रेंज है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। 1-2 साल आप करते हो कम अमाउंट पे। जिस एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी तो है लाइन बिल्कुल चेंज हो गई ना, क्योंकि मैं तो बिल्कुल टीचिंग लाइन में आके और मेरा इंटरेस्ट भी यहाँ डेवलप हो गया, और मैं यहाँ पे बिल्कुल पहले बजाते खुद मैं खुद एक बिल्कुल टीचर था, एक सिंगल टीचर, टीचिंग ओनली 1 to 2 स्टूडेंट्स, राइट। 2019 की बात है, जब मैं खुद एसीसी, आधा मेरा उस वक्त मेरा आधा एसीसी हुआ था जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये उस वक्त जो है ना, उस वक्त जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो आई वॉज हैविंग लाइक, समझ लो कि 1 या 2 स्टूडेंट्स होते थे मेरे पास पर पूरे महीने में, ठीक है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लाइक टीचिंग ऑन एन एवरेज, सिर्फ मैं अगर एएफडी की बात करूं तो 150+ स्टूडेंट्स इन मंथ हमारे पास होते हैं, जो हम देख रहे होते हैं हर महीने, ठीक है। जिसमें हम जो है ना वो, ये सिर्फ मैं एएफडी लेवल की बात करूं, स्किल्स लेवल की और प्रोफेशनल लेवल्स की बात नहीं कर रहा, या मैं अगर हम फील्ड भी आगे लॉन्च करने लगे ओए लेवल्स, उन पे भी बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट एएफडी की बात कर रहा हूँ। तो आप अगर मैं बोलता उस दिन जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं ये कहता कि मेरे पास आज 150 स्टूडेंट्स क्यों नहीं है, सोचो। तो प्रैक्टिकल नहीं ना यार, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था ना ये चीज, कि मेरे पास 150 हो सकता है, 150 होते मैं मैनेज ही ना कर पाता। इसी तरह तुम कभी किसी जॉब पे जाओ, तो मैं वो डायरेक्ट फाइनेंस मैनेजर क्यों बनाएंगे, वो पहले तुम्हें असिस्टेंट बनाएंगे अकाउंटेंट से पहले, फिर जूनियर अकाउंटेंट बनाएंगे, फिर अकाउंटेंट बनाएंगे। तो ये चीजें समझने वाली होती हैं आफ्टर एसीसी। ये है प्रैक्टिकल चीजें, जिसपे मैं एक अभी जनरल बातें मैंने कर दी है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक बात जो है ना, मैं इंशाल्लाह यूट्यूब वीडियोस पे अपडेट देता रहूंगा। तो एसीसी पे थोड़ा वापस आते हैं, थोड़ा इन चीजों पे आते हैं कि अभी पढ़ाई के हिसाब से अगर हम देखें एज अ फुल टाइम स्टूडेंट, ये सारे मामला, तो ये सारी बेसिक चीजें थी जो एसीसी से रिलेटेड थी। एसीसी के अंदर और भी बेसिकली बातें थी, लेकिन मेरा पॉइंट इन खास बातों पे था क्योंकि ये सबसे ज्यादा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस थे, तो इस पे मैंने इसलिए बात की है। नहीं तो बातें तो और भी इसमें हैं, जिसपे यूट्यूब वीडियोस पे मैंने कोई 60 70 80 वीडियोज या 90 वीडियोज बनाई हुई हैं, वो आप देख सकते हो वहां जाके। ये पॉइंट इसलिए था कि जो मोटे मोटे सवाल हैं स्टूडेंट्स के, वो कंप्लीट हो सके। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड है, रिलेटेड टू टूडेज टॉपिक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी टॉपिक है पूछ सकते हो। अभी कोई लीव ना करें, क्योंकि मैंने एक थोड़ा इंट्रोडक्शन गिरवाना है, कि हाँ, अगर फॉर एग्जांपल रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आप आते हो तो हाउ यू हैव टू एनरोल ऑन आवर वेबसाइट। तो चलते हैं फिर, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है मैं आपको दिखा देता हूँ, सबको शेयर करता हूँ आपके साथ स्क्रीन। अच्छा यार, सीन ये है कि सबसे पहले हमारी जो वेबसाइट है वो है accountancyhub.net। accountancyhub.net आप लोगों को शो हो रही होगी। देखो, सीन ये है कि हम लोगों ने जो क्या कहते हैं अपने कोर्स डिजाइन किए हुए हैं, वो कुछ इस तरह हैं कि आपको मेन पेज पे ही शो हो जाएंगे, लाइक कुछ इस तरह, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज ऑफ एसीसी। यहाँ पे आपको एएफडी के शो होंगे, यहाँ पे आपको एएफडी के शो होंगे कोर्सेज, ठीक है। एएफडी के शो होंगे कोर्सेज, और जो है ना बाकी जो हम लोग कोर्स ऑफर कर रहे हैं, जिस टाइम मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सिर्फ ये नहीं, बल्कि अगर आप देखो ये MA1 FA1, जैसे ये F9 है, सर शुएब यकूब, मिस एरम मुर्तजा F8 करवा रही हैं, FR सर यास, ये सारे एक्सपीरियंस ट्यूटर्स हैं, ये कोई इस तरह की ट्यूटर्स नहीं है, ये 12 to 15 ईयर्स एक्सपीरियंस है। F5 में खुद करवा रहा हूँ, M8 F2 F3 में करवा रहा हूँ, FBD में सर साद बशीर है, ही टू एक्सपीरियंस। उसके बाद MA2 FA2 और SBR यानी कि प्रोफेशनल लेवल्स। तो ये सारे एग्जाम्स जो है ना, इन अ सेंस के जो ट्यूटर्स करवा रहे थे, P4 में सर शुएब यकूब है। अब ये सारे एग्जाम जो करवाए जा रहे हैं, मे भी हमारी वेबसाइट पे ये सारे एग्जाम्स की रिकॉर्डिंग्स ना हो,
क्योंकि कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जिनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है लेकिन उनके लिए पोर्टल हमारा डिफरेंट है। ठीक है, मेनली यहाँ जो हम इस पोर्टल पे जो शो होते हैं लेक्चर्स, वो हमारे शो होते हैं क्या कहते हैं, एएफडी के। मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभार स्टूडेंट्स आते हैं तो वो इस चीज को मतलब नहीं कर पाते, मतलब जज नहीं कर पाते कि अच्छा यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल नहीं है। इसके बाद हमारा टेस्टिंग सिस्टम है जो कि टोटली फ्री है। अगर आप हमारे पास एनरोल नहीं भी हो ना, नो इशू, आप हमारे पास फ्री टेस्ट दे सकते हो। यानी जिस तरह यहाँ देखो हमारे पास फिलहाल, क्योंकि हमने रिसेंटली स्टार्ट किया, तो 125 स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम्स दे रहे हैं। 30 स्टूडेंट्स F1 में हैं, 78 इस वक्त जो है वो F2 में हैं। इस वक्त MA2 में 97 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह 145 MA1 में हैं। तो मुख्तलिफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास एट अ टाइम एग्जाम्स दे रहे होते हैं, टेस्ट दे रहे होते हैं, मॉक्स दे रहे होते हैं, दे आर टोटली फ्री। ठीक है। तो अगर आपको कोर्स का मैं बताऊं, तो कोर्सेज में जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये MA2 का कोर्स है, आप किसी भी कोर्स पे जाते हो, ये मैं जस्ट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको मैं गाइड कर सकूँ सारी चीजें। कि जिस तरह देखो, अगर आप स्टूडेंट्स देखो, 306 स्टूडेंट्स, और ये सारे चैप्टर्स हैं जो कि एक्सप्लेन्ड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला चैप्टर है ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड बिहेवियर, फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर, इसको ओपन करो तो ये प्रॉपर एक सीक्वेंस में, और लेक्चर्स का ड्यूरेशन समेत सब कुछ इसमें होगा। अकाउंटिंग फॉर एक्सपेंसेस है, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स हैं, जितने भी चैप्टर्स आपको यहाँ पे शो होंगे। आप यहाँ से डायरेक्टली भी एनरोल हो सकते हो ऐड टू कार्ट करके, या फिर आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टेक्ट करके भी, यानी कि सबसे फुटर पे जाके, या बिल्कुल यहाँ पे आप अगर कॉन्टेक्ट स्पेस पे जाके नंबर ले सकते हो, या सबसे एंड पे हमारे यहाँ पे सारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है। तो आप लोग जो है ना हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हो। ठीक है, अगर कोई आपको किसी भी पॉइंट पे इशू आता है तो यू कैन आस्क मी, और उसमें मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर दूंगा। ठीक है, हमारे जो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ नंबर की, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल किसी से कॉन्टेक्ट करना हो, एक तो मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ, 9044325290। ठीक है, 03044325 290, ये मेरा अपना नंबर है पर्सनल। और 923360496752, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटर सर उमैर का नंबर है। सर उमैर का नंबर है, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई इशू हो रिलेटेड टू ACCA स्टार्टिंग, किसी भी पॉइंट पे यू कैन आस्क अस। ठीक है, इट वाज ऑल अबाउट टुडेस डिस्कशन। एक स्टूडेंट ने मुझसे एक सवाल पूछा था, उसको एंड पे कर लेते हैं। ACCA मेंबर बनने के बाद CEO और CFO बनने में कितना टाइम लगता है? इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर किस्मत, योर नसीब, योर कंपनी, योर क्या कहते हैं, फील्ड। देखो, CEO और CFO को ये नहीं है कि यार वो आपने इसी लेवल पे जाके बनना है। हाँ, ये जरूर है कि यू मस्ट हैव अ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस। जनरली आप किसी कंपनी, बड़ी कंपनी में, क्योंकि कंपनी भी तो मैटर करती है ना। अब कंपनी है ही 4 बंदों पे, तो उसमें एक CEO हो सकता है, कोई छोटे लेवल पे बिजनेस है तो वो CEO हो, उसकी सैलरी 1 लाख हो, और किसी बड़ी कंपनी का CFO में भी 50 लाख ले रहा हो। तो ये टोटली डिपेंड करता है आप किस कंपनी में हो। ACCA करने के बाद आपको एक ह्यूज एक्सपीरियंस जरूर चाहिए होता है उस रिलेटेड कंपनी। अगर बड़ी कंपनी ऑन एन एवरेज तो आपको 8-10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। मे बी आफ्टर दैट यू आर सो कैपेबल। हो सकता है कि आप जो पहले CEO थे वो 45 एज के थे, अब आप 35 में उनसे बेहतर परफॉर्म करके CEO बन जाओ। ये टोटली डिपेंड्स। फिर किसी कंपनी में बताते हो, ओनर अगर CEO है तो ओनर की एज ही अगर 35 ईयर है, तो वो CEO हो सकता है, वो CFO हो सकता है। ठीक है, सो इट इज नॉट ऑन द लाइक ये नहीं मैं कहूंगा कि आप 2 सालों बाद 3 सालों बाद बन जाओगे। अगर आप जॉब कर रहे हो तो यू मस्ट हैव अ प्रॉपर एक्सपीरियंस इन साइट्स, और प्रॉपर आपको पता होना चाहिए बिजनेस चल किस तरह है, CEO होता क्या, CFO होता क्या, उनकी ड्यूटीज क्या होती है, आपको नॉलेज होना चाहिए, फिर जाके आप उस कंपनी में इस लेवल पे बैठ सकते हो। तो नॉट जनरली 40 एज 45 एज पे मैंने CEOs देखे हैं ज्यादातर कंपनीज के। इससे कम वाले मैंने बहुत रेयर केसेस में देखे हैं मैंने, लेकिन बहुत रेयर केसेस में देखे। तो इट्स टोटली बड़ा वेरिएबिलिटीज इसमें, वेरिएशंस इतनी है कि इसमें मैं एग्जैक्ट बता ही नहीं पाऊंगा कि कितना अर्से बाद आप बनो उसमें। लेकिन ह्यूज एक्सपीरियंस चाहिए जिस भी फील्ड में हो आप। किसी का और क्वेश्चन है यहाँ पे गूगल मीट से, जूम पे, या जहाँ पे भी मैं अवेलेबल हूँ इस वक्त? सो इट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। कोई अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, देयर आर द कॉन्टेक्ट्स, यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, अगर किसी को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है तो काइंडली मेक श्योर कि वो ना टेक्स्ट टेक्स्ट लिख दो, ऑडियो सेंड ना करे। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ऑडियो सुनना मेरे लिए इशू हो सकता है, बिकॉज मे बी आई एम इन मीटिंग और आई एम इन क्लास। तो जब टेक्स्ट में आप सेंड करते हो तो मेरे लिए ज्यादा आसानी होती है कि मैं आपको रिप्लाई ऑन टाइम कर दूँ। सो इट वाज ऑल अबाउट सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट कभी इंशाल्लाह,
कभी किसी सेशन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।